हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 6, सॉइल्स, मिट्टियाँ। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, सॉइल क्या है, कहाँ कहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। और आज जो लेक्चर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि सॉइल का इंट्रोडक्शन क्या है, सॉइल क्या होती है, कैसे बनती है, और सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानेंगे कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, उसके नीचे कौन सी होती है, उसके नीचे, ऐसे करके इन सारी चीज़ों को जानेंगे। अब तक जो हमने चैप्टर्स डिस्कस करे उससे हमें पता चल चुका है कि सॉइल कैसे बनती है। मैंने आपको बताया था जो अपने फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया वाला जो चैप्टर था, फिजियोग्राफी वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी रिवर्स हैं वो रिवर्स क्या करती हैं, लगातार चट्टानों का क्या करती हैं, इरोजन करती रहती हैं, रॉक्स का इरोजन करती रहती हैं। और वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से वो क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं माउंटेन एरिया से, और उनको लाके लोअर एरिया में डिपॉजिट करती रहती हैं, और धीरे 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 करके ऐसे सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो सॉइल फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो वेदरिंग, वेदरिंग होना, और दूसरा है उसका डिग्रेडेशन। वेदरिंग और डिग्रेडेशन, इनकी वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो मेन चीज़ तो आप ध्यान रखना, वेदरिंग। वेदरिंग आपकी रेनफॉल की वजह से भी हो सकती है, वेदरिंग आपकी सनलाइट की वजह से भी हो सकती है, वेदरिंग किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है, वेदरिंग बायोलॉजिकल एक्शंस की वजह से भी हो सकती है, किसी भी कारण से वेदरिंग हो सकती है। तो वेदरिंग और इरोजन की वजह से ही हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और आप सोचो सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है। आज की डेट में जितनी भी चीज़ें, हम भी किस पर हैं, एक हमारा जो घर बना हुआ है वो सॉइल पर है, हम किस पर टिके हुए हैं, मिट्टी पर टिके हुए हैं। इवन आपको पता है हमारा जो शरीर है, पंच तत्व शरीर है, उसमें भी मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं, आपको सुना होगा ना। और साथ के साथ हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर होती है, जितनी भी खेती होती है, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सब कहाँ पर मतलब ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो करते हैं। और आपको पता है जिस एरिया में सॉइल फर्टाइल नहीं होती वहाँ पर तो हालत बहुत बुरी होती है। तो सॉइल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और बिना सॉइल के तो आपको लाइफ की कल्पना करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना सॉइल के। तो सॉइल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तीन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। एक तो होता है पेडोलॉजी, दूसरा पेडोजेनेसिस, और एक पेडोलॉजिस्ट। तीन वर्ड आपको पता होने चाहिए, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि पेडोलॉजी का मतलब क्या है। जब हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं तो ध्यान देना है, सॉइल की स्टडी जिस साइंस के अंदर की जाती है या स्टडी ऑफ जो सॉइल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। तो कई बार छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि सॉइल से रिलेटेड कौन सी साइंस है, तो आपको बताना है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में सॉइल की स्टडी करना, सॉइल के फीचर्स की स्टडी करना, सॉइल के टेक्सचर की स्टडी करना, सॉइल के टाइप्स एंड करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी करना ही क्या है, पेडोलॉजी। तो जो लोग सॉइल की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं पेडोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट। या ऐसे साइंटिस्ट जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसमें, पेडोलॉजी में, उनको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सॉइल की स्टडी करने वाले कि सॉइल के बारे में जो भी जानकारी है वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं पेडोलॉजिस्ट। और एक है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो पेडोजेनेसिस का मतलब है स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पेडोजेनेसिस कहलाता है। तो पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पेडोजेनेसिस। और ए साइंटिस्ट हूँ स्पेशलाइजेज इन पेडोलॉजी, पेडोलॉजिस्ट। ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं साइंटिस्ट हूँ स्टडीज ओरिजिन्स, कंपोजिशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स एंड मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल आर फॉर्म्ड, कॉल्ड पेडोलॉजिस्ट। तो ये तीन चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। Soil is the most important factor which supports trees, grass, crops, numerous life forms over the earth surface। आपको पता है सॉइल ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, घास पाई जाती हैं, क्रॉप्स पाई जाती हैं, जितने भी लिविंग फॉर्म्स पाई जाती हैं, जितने भी टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, इन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है, इन सबको सॉइल सपोर्ट कर रही है। अगर सॉइल नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। हमारे घर भी किस पे बसे हुए हैं, सॉइल पर। और आपको पता है पहले के टाइम पे, इवन आज भी कई जगह पर घर भी किससे बनते थे, मिट्टी के ही बने होते थे। और आज की डेट में जो ब्रिक्स हैं वो भी किसकी बनती हैं, ईंटें भी किसकी बनती हैं, सॉइल की बनती हैं। तो भाई सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर इसका बहुत बड़ा योगदान है, बिना सॉइल के कुछ पॉसिबल नहीं है।
और सॉइल जो होती है, जो हमारी क्रस्ट है, उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है। क्रस्ट जो होती है आपको पता है हमारी पृथ्वी में 3 लेयर्स होती हैं पृथ्वी में, सबसे सेंटर में कोर, फिर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। तो क्रस्ट में भी ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। और ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, डेफिनेटली वैल्यूएबल है, इसकी कीमत है, बिना इसके आपको बताएं कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, रह नहीं सकते, ठीक है ना। और जितना भी हमारा खाने का सामान है वो सब कहाँ से आता है, वो सॉइल से ही आता है। सॉइल में हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, जितने भी कपड़े हम जो पहनते हैं वो भी सॉइल से मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कॉटन है, कॉटन से कपड़े बनते हैं, तो कॉटन कहाँ पर ग्रो होता है, ये आपका सॉइल में ग्रो होता है। जितनी भी सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, अनाज हैं, वो सब कहाँ पर उगाए जाते हैं, वो सॉइल में उगाए जाते हैं। तो भैया सॉइल के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए सॉइल हमें पढ़ना जरूरी है कि हमारे एरिया में किस टाइप की सॉइल पाई जाती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है ना। और सॉइल ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बन जाएगी, सॉइल बनने में हजारों सालों लग जाते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल हैज़ इवॉल्व ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों में सॉइल बनती है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में सॉइल बन जाती है, ठीक है ना। The various agents of weathering and gradation have acted upon the parent rock material to produce a thin layer of soil. ध्यान देना, सॉइल बनती कैसे है, वेदरिंग एंड ग्रेडेशन की वजह से बनती है। और वेदरिंग किसकी होती है, पेरेंट रॉक की होती है। और उसके बाद जब वेदरिंग होती है तो धीरे 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 उसमें से सेडिमेंट्स निकलते रहते हैं, और ये सेडिमेंट्स फिर धीरे धीरे कहीं पर जमकर एक थिन लेयर बनाते हैं, सॉइल की लेयर बनाते हैं। तो मैंने बताया था, जैसे सपोज माउंटेन एरिया है और माउंटेन एरिया में आपके रिवर आ रही है फ्लो करके, तो रिवर आ रही है तो इसके पानी की वजह से जो माउंटेन की जो पेरेंट रॉक है उसमें क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है और उसमें वेदरिंग हो रही है। उसकी वजह से उसमें से सेडिमेंट्स निकल निकल के आ रहे हैं, और ये सेडिमेंट जहाँ पर जमने लग जाते हैं कहीं पर, वहीं पर क्या बनने लग जाती है, सॉइल बनने लग जाती है। अब कोई सॉइल की डेफिनेशन पूछ ले तो ये डेफिनेशन आप लिख के आ जाना कि सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्री एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच डेवलप ऑन दी अर्थ सरफेस। तो ध्यान देना, सॉइल जो है वो 2 चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो रॉक डेब्री, ठीक है ना, एक तो जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स का जो कचरा होता है उसका, अब आपको पता है रॉक्स से डिसइंटीग्रेट होती हैं, प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब आपको पता है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये डेड होने के बाद डीके हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो जो मटेरियल होता है उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं या ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो सॉइल दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो रॉक्स के पार्टिकल्स और दूसरा ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यही मिलके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं, जो अर्थ की ऊपर वाली सरफेस पर होती है। और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट दी सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलीफ मतलब किसी भी एरिया का फिजिकल जो लैंडफॉर्म है, ठीक है ना, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, ये ही क्या होता है, रिलीफ होता है। तो आपको पता है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की सॉइल पाई जाती है। सॉइल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन एरिया में आपको अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी, प्लेन एरिया में आपको अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलेगी, प्लेट्यूज में अलग सॉइल देखने को मिलेगी। और जैसा एरिया होगा, जैसा उसका रिलीफ होगा, उसके आधार पर वहाँ पर सॉइल देखने को आपको मिलेगी। पेरेंट मटेरियल मतलब रॉक्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेन रॉक होती है उसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, जिसमें से सॉइल बनती है। क्लाइमेट अफेक्ट करता है डेफिनेटली, ठीक है ना, अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप्स की सॉइल्स पाई जाती हैं। वेजिटेशन एंड लाइफ फॉर्म्स, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, ये भी सॉइल को अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, डिसइंटीग्रेट होकर या डीकम्पोज होकर क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस सॉइल के ऊपर ही ऊपर पाई जाती है। अगर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है तो समझ लो सॉइल कैसी होती है, फर्टाइल होती है। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं ये, ठीक है ना। और टाइम आपको डेफिनेटली पता है, टाइम तो लगता ही है। सॉइल फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लग जाता है, हजारों सालों लग जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी सॉइल को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इंसान भी सॉइल को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। सॉइल के कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ह्यूमस पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, एयर पाई जाती है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ह्यूमस के बारे में आप ध्यान रखना, इसको नोट डाउन करें तो कर लेना। ह्यूमस इज ए न्यूट्रिएंट रिच सॉइल formed by the breakdown or decomposition of dead plants and animals. प्लांट ग्रो वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल। तो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस एक ऐसा मटेरियल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये बनता कैसे है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसके डीकम्पोजिशन से ये बनता है। और जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है सॉइल में, वहाँ पर प्लांट अच्छी तरह से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ध्यान रखना, ह्यूमस सॉइल का एक कंपोनेंट है और भी बाकी कंपोनेंट है।
द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। अलग अलग सॉइल में इनकी क्वांटिटी क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। सम सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन वन और मोर ऑफ दीज वाइल देर आर सम अदर्स दैट हैव वेरिड कॉम्बिनेशंस। आपको पता है अलग अलग सॉइल में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग सॉइल में अलग अलग ह्यूमस क्वांटिटी पाई जाती है, तो सभी सॉइल्स में एक जैसा नहीं रहता। जैसी जो सॉइल रहेगी वैसा ही, मतलब अब हम पढ़ेंगे ना जब इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल्स, तो वहाँ पर पता चलेगा कि किसी सॉइल में कोई सा न्यूट्रिएंट की कमी है, किसी में कोई सी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अधिकता पाई जा रही है। तो ये जो है ना फिक्स नहीं है, अलग अलग सॉइल में अलग अलग ये चीज़ें पाई जाती हैं। ह्यूमस तो मैंने बता ही दिया, जो हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, यही डिकम्पोज होकर ह्यूमस बनाते हैं, और ये ह्यूमस डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क कलर का। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल देखो, ये देखो सॉइल प्रोफाइल, सबसे ऊपर ये घास है, तो ये जो वर्टिकल जो सेक्शन है ना नीचे से ऊपर तक है, जैसे नीचे पेरेंट रॉक और ये टॉप मोस्ट कवर है, तो ये पूरा की पूरा यही चीज़ क्या है, जो वर्टिकल सेक्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। और इस वर्टिकल सेक्शन को हम कई होराइजोन में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर वाला ए होराइजोन, बी होराइजोन, सी होराइजोन, और सबसे नीचे होता है आर होराइजोन। हालांकि अपनी बुक में तो सिर्फ 3 दे रखे हैं, ए होराइजोन, बी होराइजोन और सी होराइजोन। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स होती हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं, इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स को तो बोलते हैं होराइजोन। और जो वर्टिकल जो सेक्शन होता है सॉइल का, आप इसको कट करके देखोगे जब गड्ढा वड्ढा खोदा जाता है, तो इस वर्टिकल सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। तो 3 इसमें लेयर्स होती हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स, उनको होराइजोन्स बोलते हैं। तो ए होराइजोन, बी होराइजोन और सी होराइजोन। हालांकि और आगे जब पढ़ोगे आप तो ऊपर ही ऊपर वाला जो होता है इसको ओ होराइजोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे ये ओ होराइजोन, और नीचे नीचे वाले को आर होराइजोन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम बेडरॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेडरॉक। ओ होराइजोन में आपको प्लांट्स और एनिमल्स जो ह्यूमस कंटेंट है वो यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। तो मेनली हमें आपको फोकस करना है ए, बी और सी होराइजोन पर फोकस करना है। ऐसे करके अलग अलग डिफरेंट लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, ए होराइजोन की बात करें तो ये टॉप मोस्ट जोन है। कैसा जोन है? टॉप मोस्ट जोन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच इज द टॉप मोस्ट जोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, तो आपको बताना ए होराइजोन। वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैव गॉट इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ध्यान देना, जो ए होराइजोन है इसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलेगा, मिनरल मैटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और प्लांट की ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ जरूरी है वो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेगी? होराइजन ए में मिलेगी। ध्यान देना, ठीक है ना। तो ए होराइजन जो है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो हमारी जो कल्टीवेशन की जाती है, जो खेती की जाती है, जितनी भी फसल उगाई जाती हैं वो सब कहाँ पर होती हैं? ए होराइजन में होती हैं। इतना ध्यान रखना आप। प्लांट ग्रो कहाँ पर करता है? ए होराइजन में करता है। ठीक है ना। इसको होराइजन, हॉरिजोन अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है ना। तो बी होराइजन जो है, अब आपको पता है यहाँ पर ए और बी के बीच, ये सबसे ऊपर ए हो गया, सबसे नीचे सी हो गया, तो इनके बीच में कौन सा हो गया? बी होराइजन हो गया। ठीक है ना। अच्छा, तो बी होराइजन है ये ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, मतलब ए से सी की तरफ और सी से ए की तरफ, तो ट्रांजिशन है मतलब परिवर्तन होता है। तो बी होराइजन इज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन होराइजन ए और होराइजन सी। ए और सी के बीच का जोन है होराइजन बी। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? इट कंटेन्स मैटर ड्राइव्ड फ्रॉम बिलो एज वेल एज अबव। अब यहाँ पर जो बी होराइजन जो है इसमें आपको ये वाला बी है, इसमें वो मटेरियल पाया जाता है जो ऊपर से आया है, और नीचे से जो मटेरियल ऊपर जा रहा है वो भी पाया जाता है। तो उसमें दोनों प्रकार का मटेरियल पाया जाता है। एक तो सी से जो मटेरियल आ रहा है और ए से जो मटेरियल आता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बी होराइजन में। इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एज वेल एज मिनरल मटेरियल भी होता है। मिनरल मटेरियल कौन सा होता है? जो नीचे से वेदर्ड होकर आ रहा है, और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? जो ऊपर से डिकम्पोज होकर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रकार का मटेरियल देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल जो ए होराइजन से नीचे जा रहा है, और मिनरल मटेरियल जो सी होराइजन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मिक्स चीज़ें पाई जाती हैं। सी की अगर बात करें, होराइजन सी की, तो ये लूज पेरेंट मटेरियल का पाया जाता है। जो पेरेंट मटेरियल डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल रिलीज करता है वो कहाँ पर पाया जाता है? सी होराइजन में पाया जाता है। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इवेंचुअली फॉर्म द अबव 2 लेयर्स। ध्यान देना, जो पेरेंट रॉक है या जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, जब उसमें डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी जब उसमें ब्रेकडाउन होता है या उसकी जब वेदरिंग होती है, तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है? होराइजन सी का निर्माण होता है। फिर इसके बाद होराइजन बी का निर्माण होता है, और फिर इसके बाद होगा होराइजन ए का निर्माण।
ठीक है। तो सबसे पहले जो होराइजन बन रहा है, सबसे पहली जो लेयर बन रही है वो कौन सी बन रही है, होराइजन सी बन रही है। और टॉप मोस्ट कौन सी है, टॉप मोस्ट ए है, ठीक है ना। और ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है ए बी सी होराइजन्स का, ये जो अरेंजमेंट यहाँ पे दिखा रखा है, अलग अलग लेयर्स जो दिखा रखी हैं, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। अब पेरेंट रॉक और बेड रॉक की बात करें तो अंडरनीथ दीज 3 होराइजन्स इन द रॉक विच इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट रॉक और दी बेड रॉक। ध्यान देना, ये जो 3 होराइजन है ए बी सी, इनके नीचे एक रॉक पाई जाती है, पेरेंट रॉक पाई जाती है, या उसी को हम क्या बोलते हैं, एक नीचे रॉक पाई जाती है, उसी को हम पेरेंट रॉक या बेड रॉक बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे नीचे वाली जो रॉक होती है, जिसका जो वाकई में जिम्मेदार है, जो वाकई में जिम्मेदार है किसके लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ध्यान देना, यही है सॉइल की मदर, यहीं से सॉइल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये ना हो तो सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो मतलब मेन सॉइल है, अब एक तो होता है ऑर्गेनिक सॉइल, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल्स वाली, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बन रही है, वो तो बन जाएगी। मगर दूसरी वाली जो सॉइल है, मिनरल सॉइल, वो कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है, पेरेंट रॉक से आ रही है। जब इसका वेदरिंग होती है तब आती है वो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा सॉइल प्रोफाइल, सॉइल का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो बाकी नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉइल क्या होती है, सॉइल कैसे बनती है, कौन कौन से सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, साथ के साथ में हमने सॉइल प्रोफाइल को भी डिस्कस किया था। तो आज हम जानेंगे कितने टाइप्स की सॉइल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो अपना जो भारत है, अपना प्यारा जो देश है, उसमें कई प्रकार की डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, कई प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक रियलम पाए जाते हैं, और वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे कोस्टल एरियाज देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फिजिकल फीचर्स भारत में पाए जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगे भारत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और कई टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। वेजिटेशन वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है कितने टाइप्स की इंडिया में वेजिटेशन पाई जाती है। अब ये जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसकी वजह से यहाँ पे भारत में कई प्रकार की क्या पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है। कई प्रकार की सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस वेरियस डाइवर्सिटीज। ये जो अलग अलग डाइवर्सिटीज है, इन्हीं की वजह से भारत में अलग अलग प्रकार की सॉइल्स पाई जाती हैं। प्राचीन काल की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो सॉइल को वहाँ 2 भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो थी उर्वरा, दूसरी थी ऊसर। उर्वरा सॉइल मतलब फर्टाइल, क्या चीज़, फर्टाइल, ऐसी सॉइल जिसमें कुछ भी उगाओ अच्छी तरह से ग्रो करेगा, ठीक है। आज की डेट में भी उर्वरक आते हैं, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स आते हैं, और फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाना। तो उर्वरा सॉइल मतलब ऐसी सॉइल जो फर्टाइल है, कुछ भी डालो सब उगेगा, ठीक है, अच्छी पैदावार होगी। और दूसरी सॉइल कैसी हुआ करती थी, ऊसर। ऊसर मतलब बंजर भूमि, मतलब स्टेराइल सॉइल, जिसमें कुछ भी डालो कुछ नहीं उगने वाला है, ठीक है। फिर 16th सेंचुरी की बात करें, 16th सेंचुरी का मतलब है 1500 से 1600 के बीच की हम बात करें, तो 16th सेंचुरी में सॉइल को क्लासीफाई किया गया था उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर। एक तो इंटरनल प्रॉपर्टीज, इनहेरेंट मतलब उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज, और एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, उसके आधार पर सॉइल को डिवाइड किया गया था। कौन कौन से फीचर्स थे सॉइल को डिवाइड करने के, जैसे टेक्सचर। एक तो टेक्सचर के आधार पर, टेक्सचर मतलब उसमें जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स के साइज के आधार पर, कलर के आधार पर, स्लोप ऑफ द लैंड के आधार पर, लैंड का स्लोप किस प्रकार का है, मॉइस्चर कंटेंट, इनके आधार पर सॉइल को क्लासीफाई किया गया था 16th सेंचुरी में। ध्यान देना, एंशियंट टाइम में उर्वरा और ऊसर सॉइल, 16th सेंचुरी में सॉइल को क्लासीफाई किया गया था उसके टेक्सचर, कलर, स्लोप और मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर। फिर टेक्सचर के आधार पर देखें तो सॉइल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, सैंडी, क्लेई, सिल्टी, लोमी, ठीक है। सैंडी, क्लेई, सिल्टी और लोम सॉइल। देखो यहाँ पर आप चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे जो सैंड, क्ले, सिल्ट, लोम, ये क्या है, इनमें अगर पार्टिकल्स को देखें तो सबसे बड़ा पार्टिकल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बड़ा पार्टिकल है सैंड का पार्टिकल। उसके बाद पार्टिकल होता है आपका
सिल्ट का पार्टिकल और सबसे छोटा पार्टिकल होता है क्ले। क्ले का पार्टिकल जो होता है बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही मुलायम होता है, और सैंड का जो पार्टिकल होता है थोड़ा भारी होता है और इनसे सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और सैंड से भी बड़ा होता है ग्रेवल, ठीक है, जो टुकड़े टुकड़े से होते हैं पत्थरों के से। ये तो आप चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटा फाइन पार्टिकल क्ले, उसके बाद सिल्ट, उसके बाद सैंड और सबसे ज़्यादा ग्रेवल। और इन तीनों चीज़ों को मिला दें, सैंड सिल्ट क्ले, इनको मिला दें तो बन जाएगा लोम, ठीक है। तो लोम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ क्ले, सॉल्ट, सैंड और सिल्ट। तो टेक्सचर के आधार पर सॉइल को बांटा गया सैंडी, क्लेई, सिल्टी और लोमी सॉइल के आधार पर। यहाँ पर देख सकते हो ये अलग अलग पिक्चर्स दिखा रखी हैं, ये लोमी सॉइल, ग्रेवल, सैंड और क्ले। कलर के आधार पर देखें तो सॉइल रेड, येलो और ब्लैक 3 प्रकार की सॉइल है। और आज़ादी के बाद से ही इंडिया में हमारे साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट किए गए सॉइल को लेकर, सॉइल की स्टडी को लेकर कई प्रकार के साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट किए गए हैं भारत में। तो सबसे पहले सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1956 में, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की सॉइल की। कहाँ पर? दामोदर वैली वाले एरिया में। दामोदर वैली वाला एरिया ध्यान रखना, ये दामोदर जो वैली है एक रिवर वैली कॉरपोरेशन है, और मतलब एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल और झारखंड के पास। आपको पता होगा वेस्ट बंगाल और झारखंड के पास दामोदर रिवर पर ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन या दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया। तो वहाँ की सॉइल्स को स्टडी किया गया था सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एन इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICAR, डिड ए लॉट ऑफ स्टडीज ऑन द इंडियन सॉइल्स। ध्यान देना, ये 2 इंस्टीट्यूट्स, द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड प्लानिंग एन इंस्टीट्यूट, ये 2 इंस्टीट्यूट जो कि ICAR के अंदर आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आते हैं। इन्होंने बहुत सारी स्टडी की, किस पर? इंडियन सॉइल्स के आधार पर। फिर स्टडी के आधार पर इन्होंने क्या किया? इंडियन सॉइल्स को क्लासीफाई किया। इंडियन सॉइल्स को क्या किया इन्होंने? क्लासीफाई किया। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड करेक्टर एज पर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी। ध्यान देना, यूनाइटेड स्टेट्स का एक डिपार्टमेंट है USDA, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी। तो अपना जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इन्होंने बहुत सारी स्टडी करने के बाद इंडियन सॉइल्स को क्लासीफाई किया। किसके आधार पर? US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी। और इसको डिवाइड किया यहाँ पर 8 भागों में। एक तो इंसेप्टिसॉल्स, इंटिसॉल्स, एल्फिसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एरिडिसॉल्स, उल्टीसॉल्स, मॉलिसॉल्स, अदर्स, ऐसे करके क्लासीफाई किया। भारत में जो सॉइल है इसको US के आधार पर इसको क्लासीफाई किया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसका है? इंसेप्टिसॉल्स 39%, फिर उसके बाद है एंटीसॉल्स। तो दो चार नाम इसमें से याद रख लेना। इसके बाद अपना जो क्लासिफिकेशन है, जो जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है ये क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन। जेनेसिस का मतलब होता है सॉइल के ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, कलर के आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इंडियन जो सॉइल्स हैं उसको क्लासीफाई किया गया 8 भागों में। एलुवियल सॉइल, यहाँ पे आप देखोगे जो प्लेन वाला रीजन है यहाँ पर पाई जाती है एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। और ये सारी चीज़ें ना पढ़ चुके हैं, ये सेकंड वाला चैप्टर है, वहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में। तो सेकंड वाला चैप्टर आप जरूर देखें जो इंडिया वाला है, उसको मस्त समझ में आएगा। फिर आगे बाकी जितनी भी चीज़ें वहाँ पर हम फिजिकल फीचर्स हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? प्लेन वाले एरियाज में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, ये है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। कौन सी है? रेड एंड येलो सॉइल। फिर इसके बाद है आपकी लेटेराइट सॉइल। आपकी लेटेराइट सॉइल मिलेगी यहाँ पर वेस्टर्न घाट के आसपास, ठीक है, लेटेराइट सॉइल जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। एरिड सॉइल, ये है आपकी एरिड सॉइल, ठीक है ना। फिर सैलाइन सॉइल, पिटी सॉइल्स ये आपको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलेंगी। और फॉरेस्ट सॉइल आपको माउंटेनियस रीजन्स में आपको देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी सॉइल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा रखी है ब्लैक सॉइल, ये है आपकी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एरिड सॉइल, और ये आपकी लेटेराइट सॉइल। कई प्रकार की सॉइल यहाँ पे दिखा रखी है, इनको आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी इनके बारे में डिटेल स्टडी नेक्स्ट वाले वीडियोज में हम देखेंगे। 4 सॉइल एक वीडियो में हम कवर करेंगे एटलीस्ट, ताकि मतलब 2 वीडियोज में इन सॉइल को कवर किया जा सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में एलुवियल सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे क्लास 11 की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था सॉइल्स। और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉइल्स का क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इस वाले लेक्चर में हम एलुवियल सॉइल के बारे में जानेंगे। और आपको पहले ही आई होप आपने वो जो सेकंड वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो बेसिक लेक्चर है अब तक के हमारे, वो बेसिक क्या आपका जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपके हेल्प करेंगे। जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है सेकंड वाला, तो बहुत मज़े की बात है क्योंकि वो चीज़ आपको पूरी ज्योग्राफी में हेल्प करने वाली है। ठीक है, एलुवियल सॉइल कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। स्पेशली जो प्लेन्स वाला एरिया है भारत में, नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं एज वेल एज जो यहाँ पर डेल्टा बनाती है रिवर्स, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो डेल्टा बनाती है, यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैप में अगर देखें तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा की पूरा कौन सा है, एलुवियल वाला है। राजस्थान में भी है, थोड़ा सा गुजरात में भी है एलुवियल सॉइल, फिर उत्तर प्रदेश आपका, फिर बिहार, बंगाल, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है एलुवियल सॉइल। और आपको मैं बता दूँ ये वाला जो रीजन है यहाँ पर एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक तो पानी अवेलेबल है, सॉइल फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज़्यादा होती है। और ये रीजन जो है बहुत ही बड़ा रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। और इसको हम बोलते हैं बाउल ऑफ ग्रेन ऑफ बाउल। ठीक है, ऐसे करके कुछ इसको बोला जाता है, ग्रेन बाउल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ग्रेन बाउल ऑफ इंडिया, धान का कटोरा बोला जाता है नॉर्दर्न वाले प्लेन्स को। ठीक है ना। और साथ के साथ में यहाँ पर भी कुछ आपको देखने को मिलेगी कुछ हद तक, जो मतलब आपके जो डेल्टा रीजन है यहाँ पर हल्की हल्की सी आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में फैली हुई है और रिवर वैलीज में फैली हुई है। इसका बहुत बड़ा मतलब एक्सटेंशन पाया जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये वाले जो प्लेन्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। और इनके ऊपर है हिमालय, तो हिमालय के बिल्कुल पैरेलल में ये जो सॉइल है टोटल कंट्री के 40% एरिया में ये फैली हुई है, या 40% एरिया को कवर करती है। ये एक डिपोजिशनल सॉइल है। कैसी सॉइल है? डिपोजिशनल सॉइल है, क्योंकि ध्यान देना ये जो सॉइल है एक्चुअली आती बनती कैसे, जो ये पेरेंट मटेरियल है इसका वो है रॉक्स। तो यहाँ से हिमालयन रीजन से आपको पता है कई सारी रिवर्स निकलती हैं। ये रिवर जब वहाँ से बहती हुई आती है तो वहाँ से सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और इन सेडिमेंट्स को ये यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और डिपॉजिट करके तब जाके बनते हैं आपके प्लेन्स। तो ये डिपोजिशनल सॉइल है, और इसको ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट करने में हेल्प कौन करता है? रिवर्स और स्ट्रीम्स करती हैं। ठीक है, थ्रू ए नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान दे एक्सटेंडेड इनटू प्लेन्स ऑफ गुजरात। तो ये ध्यान देना, एक तो ये अपने राजस्थान में भी फैली हुई है, यहाँ पर राजस्थान में भी, इसके अलावा फिर ये गुजरात में भी इसका एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। किसका? एलुवियल सॉइल का एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, जो आपका साउथ वाला हिस्सा है, ये हो गया आपका पेनिनसुलर वाला भाग। ठीक है, और तो पेनिनसुलर इंडिया में आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जो डेल्टा नदी बनाती हैं, आपको पता है साउथ में यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी जो रिवर्स हैं ये डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा जो पाया जाता है ईस्ट कोस्ट पर, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल नेचर में सैंडी लोम से क्ले, मतलब उसमें कैसी भी सॉइल पाई जा सकती है। एलुवियल सॉइल के भी यहाँ पर मतलब और भी रूप हैं, ये लोमी भी हो सकती है, क्लेई भी हो सकती है। देखो लोम और क्ले ये क्या है? पार्टिकल्स के साइज है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनको। ठीक है, कि लोम क्या होता है और क्ले क्या होता है लास्ट वाले वीडियो में। और मतलब लोम और क्ले जो होता है ना, ये थोड़ा फाइन ग्रेन्स होते हैं, हल्के मुलायम ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सैंडी, लोमी, क्लेई कुछ भी हो सकती है आपकी एलुवियल जो सॉइल है। मतलब एलुवियल सॉइल में जो ग्रेन्स के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होंगे तो आपकी सैंडी हो जाएगी, और थोड़े छोटे होंगे तो बिल्कुल छोटे क्लेई, मिक्स है तो लोमी, ऐसे करके। और इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है या रिच होता है, पोटास में रिच होती है। पोटास एक न्यूट्रिएंट है जो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, और मतलब एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट इसमें फॉस्फोरस नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो पोटास अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कौन सी सॉइल में? एलुवियल सॉइल। तो ये देखने को मिलेगी, ये है पूरी की पूरी हमारी एलुवियल सॉइल। फिर राजस्थान में होते हुए यहाँ गुजरात में भी ये फैले हुए हैं। ईस्टर्न कोस्ट की तरफ भी ये सॉइल देखने को मिलेगी आपको, एलुवियल सॉइल। अच्छा, बांगड़ और खादर सॉइल में आपको बता चुका हूँ,
आपको सेकंड वाले चैप्टर में बताया था। तो ध्यान देना, जो मेन गंगा का जो प्लेन्स है अपर और मिडिल, वहाँ पर दो प्रकार की आपको सॉइल देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल। एक है खादर और दूसरी है बांगर। अब जैसे हिमालय से रिवर आ रही हैं, अब सपोज ये कोई रिवर वैली है, क्या है, रिवर वैली, और इसमें कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर के जस्ट पास वाला जो एरिया है वहाँ पे तो आपको खादर सॉइल देखने को मिलेगी, और रिवर से थोड़ा दूर वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको बांगर सॉइल देखने को मिलेगी। बस इतना आप ध्यान रखना। खादर जो सॉइल होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, बांगर जो सॉइल होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। खाद मतलब खाद देने से क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, आपको पता ही है। और ये खादर जो सॉइल होती है थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। और खादर सॉइल मैंने बताया एक तो फाइन होती है, मतलब स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। न्यू एलुवियल सॉइल होती है और हर साल ये रेन्यू होती रहती है, और साथ के साथ में इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी बांगर की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। बांगर सॉइल ओल्ड होती है और ये थोड़ी दूर पाई जाती है फ्लड प्लेन से। ये सपोज कोई फ्लड प्लेन है तो फ्लड प्लेन के पास में तो आपको खादर मिलेगी और दूर में आपको देखने को मिलेगी बांगर सॉइल, ठीक है। दोनों की दोनों खादर और बांगर जो सॉइल है इसमें कुछ कंकर्स भी पाए जाते हैं, मतलब कैलकेरियस कंक्रीशंस भी पाए जाते हैं, पत्थर भी पाए जाते हैं, इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। These soils are more loamy and clayey in lower and middle गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। तो ये जैसे ही अगर यहाँ की बात करें, ब्रह्मपुत्र वैली की बात करें, तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र वैली और ये लोअर पार्ट्स हो गए प्लेन के। तो यहाँ पर ये जो सॉइल है कैसी मिलती है, थोड़ी लोमी या क्लेई टाइप की मिलती है, मिक्स टाइप की मिलती है। और यहाँ पर आपको जो सॉइल पार्टिकल्स हैं बहुत मुलायम छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। और सैंड कंटेंट भी वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जब रिवर जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, इधर की तरफ जो सॉइल का कंटेंट है वो कम हो जाएगा। मतलब सॉइल नहीं, सैंड का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सैंड आपको पता है, सैंड के पार्टिकल जो होते हैं वो लोम क्ले और लोम की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं, तो इसलिए सैंड कंटेंट भी वेस्ट से ईस्ट जाने पर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। साथ के साथ में आपको पता है रिवर की स्पीड भी यहाँ पे क्या होने लगेगी, जैसे जैसे इधर जाएंगे स्पीड कम होने लगेगी। तो जो भारी भारी पार्टिकल है वो इधर ही बैठ जाते हैं और जो हल्के हल्के पार्टिकल है वो इधर की तरफ आते हैं। तो जो सैंड पार्टिकल है वो वेस्ट से ईस्ट जाने पर क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। रीजन स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो भारी भारी पार्टिकल्स यहीं पर बैठ जाते हैं। कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरी फ्रॉम लाइट ग्रे टू एस ग्रे, इसका जो कलर है वो वेरी कर सकता है लाइट ग्रे से एस ग्रे पर। और इसकी जो शेड्स है वो डिपेंड करती है किस पर, डिपोजिशन, टेक्सचर ऑफ मटेरियल और टाइम टेकन फॉर अटेनिंग मैच्योरिटी, उस पर इसकी शेड्स डिपेंड करती है। और एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा इसका कल्टीवेशन किया जाता है, और मतलब सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल के बारे में बस इतना ही ध्यान रखना। और ये मैं बता ही चुका हूँ, सैंड के जो पार्टिकल साइज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, फिर उससे छोटा सिल्ट का होता है और सबसे छोटा आपका क्ले का होगा। इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस एलुवियल सॉइल के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, लेक्चर नंबर 4 है, और जिसमें हम सॉइल्स ऑफ इंडिया जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एलुवियल सॉइल के बारे में देखा था, और ये भी देखा था कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो सॉइल पाई जाती है लगभग, और कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना। और एलुवियल सॉइल में ये भी देखा था कि ये जो बनती कैसे है, जनरली इसको रिवर्स बनाती हैं। रिवर्स जब माउंटेन एरिया में फ्लो करके आती हैं तो उनका एरोजन करती हैं, उनकी वेदरिंग होती है रॉक्स की, और वेदरिंग होती है तो उसमें से सेडिमेंट्स निकल के आते हैं, और वही सेडिमेंट्स रिवर डिपॉजिट कर देती हैं और एलुवियल सॉइल का निर्माण करती हैं। आज हम देखेंगे ब्लैक सॉइल, ये थोड़ी सी डिफरेंट है एलुवियल सॉइल से, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे। तो ब्लैक सॉइल नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक है, तो इसका कलर डेफिनेटली ब्लैक होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लैक सॉइल। और होगा क्या, यहाँ पे आप देख लो, ये मिट्टी काली मिट्टी है, इसी को हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसका रंग जो होता है वो काला होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है, ब्लैक सॉइल दिया गया है। ब्लैक सॉइल के बारे में चीज़ ध्यान रखना। पहले यहाँ पे मैं इंडिया का मैप दिखाता हूँ। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारी की सारी कैसी सॉइल है, आपकी ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ये इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है, इसको हम सेकंड वाले चैप्टर में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर पेनिनसुला में आपको बता दूँ, यहाँ पे बहुत समय पहले यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, और वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से बहुत सारा लावा निकला, और लावा वो यहाँ पे आसपास के एरिया में फैल गया।
फैलने के बाद क्या बनती है, रॉक्स बनती हैं। क्या बनती हैं, रॉक्स बनती हैं। और वही उन्हीं में क्या होता है, फिर वही इरोजन होता है। इरोजन होता है, इरोजन होने के बाद धीरे 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 वेदरिंग और इरोजन की वजह से यहाँ पर रेड जो ब्लैक सॉइल है वो डेवलप होने लग जाती है। तो अगर कोई पूछे कि ये जो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपको बताना है यहाँ पे जो लावा वाली जो रॉक्स थी या वोल्केनिक जो रॉक्स थी, उन रॉक्स में इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई, और वेदरिंग होने के बाद उससे बनी आपकी ब्लैक सॉइल। ठीक है ना, ये इसका सोर्स है। तो यहाँ पे पहले ओरिजिनली क्या हुआ करता था, लावा की वजह से या फिर हम कह सकते हैं वोल्केनिक इरप्शन की वजह से यहाँ पर रॉक्स बनी, उनमें क्या हुआ, इरोजन, तब जाके बनी। ठीक है ना, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के ज़्यादातर एरिया को। ये पूरा की पूरा आपका क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू में आपको ज़्यादातर कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और अगर स्टेट्स को देखें तो कौन कौन से स्टेट्स को ये कवर करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कुछ भाग तमिलनाडु का। तो यहाँ पर ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन सारे स्टेट्स में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। द अपर रीचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू द ब्लैक सॉइल वेरी डीप। आप देखोगे अपर रीच ऑफ गोदावरी और कृष्णा, ये गोदावरी और ये कृष्णा है। अपर रीच का मतलब है इसके ऊपर वाले इलाके में, यहाँ वाले इलाके में आपको थोड़ा ज़्यादा डीप तक, ज़्यादा गहराई तक आपको क्या देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दे रखा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थ वेस्टर्न का मतलब ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, और ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट। तो सिंपल सी बात है, इस वाले एरिया में आपको जो ब्लैक सॉइल है ये थोड़ी ज़्यादा डीप, मतलब ज़्यादा गहराई तक आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। ब्लैक सॉइल के और भी नाम है, एक क्या रेगूर सॉइल के नाम से जाना जाता है, एज वेल एज ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ब्लैक सॉइल के बारे में चर्चा करो, बताओ, तो ध्यान देना ब्लैक सॉइल जो होती है सबसे बेस्ट सॉइल होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। कॉटन जो कपास होता है जिससे आपके कपड़े बनते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक सॉइल जो है सबसे बेस्ट है किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट सॉइल है। तो अभी तक 3-4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ब्लैक सॉइल जो है आपको जनरली डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में देखने को मिलेगी। कौन कौन से स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलेगी। और ये थोड़ी ज़्यादा गहराई तक है, कहाँ पर है, गोदावरी कृष्णा के जो ऊपर वाले एरिया है वहाँ पर, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये थोड़ी डीप तक पाई जाती है। और इसको रेगूर सॉइल के नाम से जानते हैं, एज वेल एज ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन इसमें थोड़ी अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल क्लेई होती है, चिकनी मिट्टी होती है, आपने देखा होगा चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है, डीप होती है और इम्परमेबल होती है। इसमें आपको नीचे देखोगे तो इसमें पानी भी अंदर तक चला जाता है। दिस स्वेल व्हेन एंड बिकम थिक स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। ब्लैक सॉइल की खासियत है, जैसे इसमें पानी जाएगा तो ये फूल जाती है, फूलने के बाद ये चिपचिपी सी हो जाती है। आपने गांव में देखा होगा, जनरली पोकर वोकर आपने देखी हो पॉन्ड में, तो ऐसी सॉइल पाई जाती है ब्लैक सॉइल। और इसकी एक और खासियत है कि जैसे ही पानी जाएगा चिपचिपी हो जाती है, और जैसे ही ये पानी सूख जाता है तो उसमें ऐसे दरार पड़ जाती है। ये आपको सॉइल दिखाई दे रही है, दरार सी पड़ जाती है, क्रैक सी भी पड़ जाती है, ऐसा लग रहा है ये कि जुता हुआ सा खेत सा लग रहा है, ठीक है। तो जब ड्राई सीजन आता है तो ये सॉइल में जो क्रैक्स होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, वाइट क्रैक्स हो जाते हैं, और ये ऐसा लगता है कि सेल्फ फ्लोइंग हो रही है, अपने आप ही इसकी खेत की क्या कर दी, जुताई कर दी है, ठीक है ना। तो ये इसकी खासियत है कि एक तो वाटर को रिटेन करके रखती हैं, पानी को रोके रखती हैं लंबे समय तक। दूसरा, अगर पानी सूख जाता है तो उसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो पानी होता है तो स्वेल हो जाती हैं, और पानी नहीं होता तो ये ड्राई हो जाती हैं, और साथ के साथ में यहाँ पे वाइल्ड क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर्स ऑफ स्लो एब्जॉर्प्शन and loss of moisture, the black soil retains the moisture for a long time, which helps in the crops, especially in rain-fed ones, to sustain even during the dry season। अब देखो ब्लैक सॉइल की जो खासियत है ना, क्या ये धीरे धीरे तो एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे ही क्या करती है, मॉइस्चर को लॉस्ट करती है। मतलब अगर पानी जाएगा तो धीरे धीरे जैसे इसमें नीचे जाएगा, और पानी एक बार चला गया तो उसमें जो मॉइस्चर का जो लॉस है वो भी धीरे धीरे होगा। तो स्पेशली जो रेन फेड एरिया है, मतलब जहाँ पर सिर्फ बरसात होती है, बरसात पर फसल डिपेंड रहती है, तो वहाँ पर सोचो अगर ये ब्लैक सॉइल है तो वो बरसात का पानी लंबे समय तक सॉइल में बना रहता है, जिसकी वजह से फसल अच्छी होती है। तो ये फसल के लिए बहुत बढ़िया है ब्लैक सॉइल। केमिकल इसकी बात करें, केमिकल कंपोजिशन की, तो जो ब्लैक सॉइल होती है
उसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एलुमिना, इसकी वजह से क्या है, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। लाइम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशिया पाया जाता है, एलुमिना पाया जाता है, और इसमें पोटास भी होता है। ठीक है, इसमें कमी किस चीज़ की होती है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती है, तो इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर, इसमें थोड़ी सी कमी होती है। और इसका कलर अगर देखें तो डीप ब्लैक से ग्रे कलर में मतलब ये पाई जाती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के बारे में बस इतना ही। तो मेन चीज़ें याद रखना, रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। कॉटन क्रॉप इसमें अच्छी होती है, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में पाई जाती है। वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, लंबे समय तक पानी को ये रिटेन करके रख सकती हैं, जिसका फायदा किसको होता है, क्रॉप्स को होता है। पानी देने पर ये क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, सूजी सी हो जाती हैं, फूली सी हो जाती हैं। पानी सूखता है तो ये सिकुड़ने लगती हैं और इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसा लगता है सेल्फ फ्लो ही होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। भारत में जो सबसे ज़्यादा सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने ब्लैक सॉइल के बारे में देखा था, जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आज हम देखेंगे रेड एंड येलो सॉइल के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th की ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस वाली बुक को हम कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल नाम से ही सजेस्ट है कि रेड, इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और रेड किस लिए होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। और जब इस सॉइल में हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, जब इस सॉइल में पानी मिल जाता है, तो उस कंडीशन में ये थोड़ी कैसी हो जाती है, येलो फॉर्म में आ जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। तो ये जो रेड एंड येलो सॉइल है कहाँ पर डेवलप होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेवलप होती है क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स में। रॉक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। रॉक्स जो होती हैं हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं इग्नियस रॉक्स, दूसरी होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी होती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं, आपको पता है, जो अपना वोल्केनिक इरप्शन होता है, और जब वोल्केनिक इरप्शन के बाद लावा निकलेगा, और लावा जब कूल हो जाएगा तो अब आपकी बनेंगी इग्नियस रॉक्स। ठीक है ना। तो इनसे ही क्या डेवलप होती हैं, इन्हीं से जो क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स होती हैं, उन्हीं से ये डेवलप होती हैं। और जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर ये रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। ध्यान देना, दो फीचर हमें पता चल गए। पहली बात तो क्रिस्टलीन इग्नियस रॉक्स जो मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होती हैं वहाँ पर, साथ के साथ में जहाँ लो रेनफॉल एरिया वहाँ पर पाई जाती हैं। और ये डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में पाई जाती हैं। अब ध्यान दो, ये है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को ये नीचे साउथ हिस्सा हो गया, और ये हो गया कौन सा, ईस्ट वाला हिस्सा। तो आपको देखने को मिलेगा ये वाली जो सॉइल दिखा रखी है, ये वाली जो सॉइल है, ये और इधर ये कैसी सॉइल है, यहाँ पर आपको देखने को भी मिलेगा। ये है रेड एंड येलो सॉइल। ये जो लाइनिंग कर रखी है यही है रेड एंड येलो सॉइल। तो डेक्कन प्लेट्यू के, और थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख लो इसको। डेक्कन प्लेट्यू के यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको ये इस वाले भाग में ईस्ट में, और इधर वाले भाग में मिलेगी ईस्ट और साउथ में देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो ये 2 मेन जगह हैं इसकी। और अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट लॉन्ग स्ट्रेच एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल। देखो वेस्टर्न घाट कौन सा है आपका, ये वाला है आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के कौन से जोन में, पिडमोंट जोन में। पिडमोंट जोन का मतलब क्या होता है, जो अब यहाँ पे वेस्टर्न घाट में हिली एरियाज है, तो हिली एरियाज का जो बेस होता है, जितनी भी हिल्स होती हैं, जितने भी माउंटेन्स होते हैं, तो माउंटेन्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, बेस, वो जो फुटेल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं पिडमोंट जोन। तो पिडमोंट जोन जो पाया जाता है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर भी आपको ये रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पिडमोंट जोन क्या होता है, तो पिडमोंट इज एन एरिया एट द बेस ऑफ ए माउंटेन और माउंटेन रेंज। तो कोई भी जो माउंटेन रेंज है उसका जो बेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिडमोंट जॉइन बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ये एक इटालियन वर्ड है, जिसमें जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक है पिड और दूसरा है मोंटे। तो पिड का मतलब होता है फुट और मोंटे का मतलब होता है हिल। ठीक है, तो जो हिल्स होती हैं उसका नीचे वाला जो हिस्सा होगा उसी को हम बोलते हैं पिडमोंट जोन। येलो एंड रेड सॉइल ये जनरली आपको उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में देखने को मिलेंगी। और जो गंगा प्लेन्स हैं, आपको पता है ये वाले जो हैं ये गंगा के प्लेन्स हैं। तो गंगा के प्लेन्स के साउथ वाले भाग में, गंगा के प्लेन्स के साउथ वाले भाग में आपको देखने को मिलेंगी कौन सी प्लेन, रेड एंड येलो सॉइल आपको साउथ जो हिस्सा है गंगा प्लेन्स का, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वो भी मिडिल गंगा प्लेन्स में। ठीक है ना।
ये जो सॉइल है ये रेडिश कलर की होती है। मैंने अभी अब शुरुआत में आपको बता दिया था कि इसमें क्योंकि आयरन डिफ्यूज होता है, आयरन पाया जाता है, आयरन जो मिनरल है वो पाया जाता है। जो क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनमें आयरन पाया जाता है, इसीलिए ये कैसी कलर की होती हैं, रेडिश कलर की होती हैं, थोड़ी लाल कलर की सी होती हैं। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब जब इनमें पानी मिल जाता है तो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब रेड एंड येलो सॉइल है, ये जनरली दो प्रकार की पाई जाती है, ध्यान देना। एक तो होते हैं फाइन ग्रेन्स और एक होते हैं कोर्स ग्रेन्स। देखो कोर्स का मतलब होता है मोटा और फाइन का मतलब होता है बिल्कुल महीन। देखो एक तो ऐसे ऐसे ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे महीन ग्रेन्स हैं, एक ऐसे ऐसे कड़े थोड़े बड़े। तो इनमें से ये वाले हो गए फाइन ग्रेन्स और ये हो गए कोर्स ग्रेन्स, ठीक है। जैसे आप घर में एक तो चपाती खाते हो ना, तो जो चपाती आपकी बनती है किसकी बनती है, आटा जो होता है आटे की बनती है। आटा आपका बिल्कुल महीन होता है, फाइन होता है। एक होता है दलिया। दलिया कैसा होता है आपका, दलिया थोड़ा सा मोटा होता है। आप देखना घर में जो दलिया बनाती है मम्मी से पूछना, तो जो दलिया होता है वो कैसा होता है, जनरली कोर्स होता है। और जो आटा होता है वो कैसा होता है, फाइन, ठीक है। तो दलिये के कड़कड़ आपको देखे जा सकते हैं, मगर यहाँ इसके जो कण होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जो रेड एंड येलो सॉइल जो होती है ना, अगर उसके पार्टिकल्स, अगर उसके ग्रेन्स कैसे हैं, फाइन ग्रेन्स हैं, तो वो जनरली फर्टाइल होती है। अगर इनके ग्रेन कोर्स हैं तो वो जनरली पुअर होती है फर्टिलिटी के मामले में। और ये ड्राई अपलैंड एरियाज में पाई जाती है। जो सूखे एरियाज होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कोर्स वाली जो सॉइल है, ठीक है ना। तो फाइन है तो फर्टाइल होगी, और कोर्स है तो ये कैसी होगी, इनफर्टाइल होगी, फर्टिलिटी में पुअर होगी। और रेड एंड येलो सॉइल है, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी भी रहती है। नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, ह्यूमस नहीं पाया जाता है। इसलिए जनरली ये सॉइल कैसी है आपकी, लेस फर्टाइल, और यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेड एंड येलो सॉइल का टॉपिक कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेटेराइट सॉइल के बारे में। और इससे पहले हम कई सारी सॉइल्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एल्यूवियल सॉइल डिस्कस कर ली, ब्लैक सॉइल डिस्कस कर ली, रेड एंड येलो सॉइल डिस्कस कर ली। और आज हम लेटेराइट सॉइल के बारे में देखेंगे। कुछ इस प्रकार की ये दिखती है लेटेराइट सॉइल, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, ध्यान देना, जहाँ पर हाई रेनफॉल होती है वहाँ पर जनरली आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये हमारा 6th लेक्चर है, चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स हम कवर कर रहे हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लास 11th की ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कुछ लेटेराइट सॉइल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा पथरीली पतली सी आपको दिखेगी। लेटेराइट जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा के लेटर वर्ड से आया है, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंट, ठीक है। तो कुछ ईंट का जो मटेरियल होता है, ऐसे ही कुछ इसका लेटेराइट सॉइल का मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। मैप में अगर इसको देखने की कोशिश करें तो पहली बात तो कुछ इस कलर का आपको मैप में ध्यान देना है। तो एक तो ये आपको वेस्टर्न घाट में इधर की साइड में देखने को मिलेगी, कर्नाटका, केरला। और आपको पता भी होगा, आपने ज्योग्राफी तो पढ़ी ली है, तो यहाँ पर आपको पता है ये वेस्टर्न जो घाट है, यहाँ पर जो अपना साउथ वेस्ट मानसून है, कौन सा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले आके क्या करता है, बरसात करता है। इसीलिए इस जगह पर आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। हाई रेनफॉल वाला एरिया है, और इसी वजह से क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर जो सॉइल है उसके जो ह्यूमस कंटेंट है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और मतलब इसको हम बोलते हैं लीचिंग ऑफ सॉइल। और सॉइल कैसी रह जाती है, इनफर्टाइल रह जाती है। तो इसमें ज़्यादा फर्टिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसे एरिया जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होती है वहाँ पर आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। और दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेंज। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, बरसात होती है, बरसात की वजह से लीचिंग हो जाती है। लीचिंग होने से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं और उसमें से सॉइल में से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। रेनफॉल होने की वजह से जो लाइम और सिल्का है वो लीच अवे हो जाता है, मतलब चला जाता है, वॉश आउट हो जाता है। और सॉइल में बचे जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम कंपाउंड बचे जाते हैं सॉइल में। ह्यूमस कंटेंट जो सॉइल का है वो रिमूव कर दिया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो हाई टेम्परेचर पर भी सॉइल में सर्वाइव करता है। ध्यान देना, इस सॉइल में एक बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है, जी पाता है। वो इसमें से ह्यूमस कंटेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम, इन न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, इसमें कमी होती है। जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास आपको इसमें खूब सारी मात्रा में देखने को मिलेगा लेटेराइट सॉइल में। तो ये कुछ इस प्रकार की भी होती है लेटेराइट सॉइल।
और ये कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है, जिन पर ज़्यादा खेती नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। फिर भी आपको अगर खेती करनी है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, ताकि सॉइल को क्या बनाया जा सके, फर्टाइल बनाया जा सके और उस पर खेती की जा सके। ये जनरली जो सॉइल है, जो रेड लेटराइट सॉइल है, वो आपको जो तमिलनाडु वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश केरला वाला एरिया है, वहाँ पर सूटेबल है कैश्यू नट की क्रॉप्स के लिए। ये आपने देखे होंगे, जिनको हम काजू बोलते हैं, ये वाली क्रॉप्स की जाती है कहाँ पर, रेड लेटराइट सॉइल, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल वाले एरिया में पाई जाती है। ये इसका ट्री है कैश्यू नट का। तो यहाँ पर ये है ओरिजिनल चीज़ जो आपको मार्केट में देखने को मिलती है। ये है आपका काजू। ये ऊपर नहीं लगता, इसके एक अजीब सा ही फल है यहाँ में देखने को मिलेगा। यहाँ पर फल तो ऐसा लग रहा है ये है, पर इसके नीचे ये पाया जाता है काजू जो है ना। लेटराइट सॉइल आर वाइल्डली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। अब ये जो सॉइल होती है, इसको कट करते हैं और इससे क्या बनाते हैं, इससे ब्रिक्स बनाते हैं जो हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। तो देखो, भले इस पर खेती नहीं की जाती हो, खेती कम की जाती हो, मगर इसका दूसरा यूज क्या है, इसे ब्रिक्स इंडस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इससे ब्रिक्स बनाई जाती हैं जिनको हाउस कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो सॉइल है मेनली डेवलप्ड है हाइयर रीजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के जो ऊपर वाले हिस्से हैं, वहाँ पर भी आपको ये लेटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और ये जो है लेटेराइट सॉइल आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरिया जो उड़ीसा, आसाम, यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी उड़ीसा, और ये आसाम वाले रीजन में भी आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मध्य प्रदेश के आसपास भी देखने को मिलेगी। और ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहीं कहीं पर पाई जाती है, ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं पाई जाती है। तो लेटराइट सॉइल के बारे में इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एरिड सॉइल के बारे में देखेंगे। तो एरिड सॉइल जनरली आपको देखने को मिलेगी जो ड्राई रीजन्स होते हैं, ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर मतलब आपको मॉइस्चर बहुत कम देखने को मिले, ह्यूमिडिटी बहुत कम देखने को मिले, वहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। और ऐसा माहौल तो आपको भारत में कहाँ पर देखने को मिलता है, थार डेजर्ट में देखने को मिलता है, जहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, क्लाइमेट आपको ड्राई क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको एरिड सॉइल मिलेगी। तो एरिड का मतलब होता है जनरली ड्राई, शुष्क इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 6th लेक्चर है। तो हम सॉइल से डिस्कस कर रहे हैं। अपनी बुक चल रही है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स। तो एरिड सॉइल की डिस्कस करेंगे। तो एरिड सॉइल जैसे ही आपके माइंड में आए तो फटाफट आपको राजस्थान की तस्वीर याद आनी चाहिए। राजस्थान में आपको पता है थार डेजर्ट है, और वहाँ पर जो एरिया है, यहाँ का जो क्लाइमेट है जनरली, स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का अगर आप क्लाइमेट देखोगे तो वो कैसा है, एरिड क्लाइमेट है। और यहाँ पर सॉइल भी कौन सी पाई जाती है, एरिड सॉइल पाई जाती है। कुछ इस प्रकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर एक तो वेजिटेशन बहुत कम है। यहाँ की कुछ 4-5 खासियत आप जान लो थार डेजर्ट के बारे में। 5-6 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है बाकी इंडिया के पार्ट्स की तुलना में। नंबर 2, यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। और जब रेनफॉल कम होती है तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या भी क्या पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब नेचुरल वेजिटेशन कम पाई जाती है तो यहाँ पर जो ज़मीन है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, रेगिस्तान देखने को मिलता है, बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। साथ के साथ में यहाँ पे जब वेजिटेशन नहीं होती तो सॉइल आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी को होल्ड कर, मतलब जो सॉइल में अगर प्लांट्स नहीं पाए जाते तो सॉइल का इरोजन बहुत फास्ट होता है। जैसे ही हवाएं चलती हैं तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये जो रेत के टीले होते हैं जिनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, तो ये रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी भी पेड़ पौधों से ये होल्ड ही नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। और यहाँ की जो सॉइल है उसमें थोड़ा सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो एरिड सॉइल, अगर इसको मैप में आप देखो तो यहाँ पर ये कलर दिखा रखा है, और ये वाला कलर तो आपको सिर्फ यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ये है आपकी एरिड सॉइल। कौन सी सॉइल है, और ये वाला जो एरिया है ये आपको पता है राजस्थान वाला एरिया है, थार डेजर्ट वाला एरिया है। इसका कलर देखें तो ये रेड से ब्राउन कलर में मतलब मिलती है। रेड भी मिल सकता है, ब्राउन कलर भी आपको मिल सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी स्ट्रक्चर होता है। हमने सॉइल के कई सारे टेक्सचर देखे थे। सॉइल सैंडी भी हो सकती है, और सॉइल के पार्टिकल्स लोमी भी हो सकते हैं,
सॉइल के पार्टिकल्स आपको क्लेई भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सैंड जो होती है इसके पार्टिकल जो होते हैं जनरली आपको पता है बड़े होते हैं कंपेरेटिवली लोमी, क्लेई इन सब की तुलना में। तो ये जो होती है कैसी होती है, सैंडी स्ट्रक्चर में होती है। आपको ये रेत जो है इसके कण आपको अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है आप अगर इनको हाथ में लोगे तो हाथ जब छोड़ोगे तो ये रेत बिल्कुल नीचे चली जाएगी, चिपकती नहीं है, ठीक है ना। जैसे क्लेई सॉइल होती है उसको हाथ में लोगे तो वो चिपक भी जाती है, मगर इसके पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा कोमल नहीं रहते जो आपसे चिपक सकें। साथ के साथ में इस वाली सॉइल में आपको मॉइस्चर बहुत कम देखने को मिलेगी। मॉइस्चर जब कम देखने को मिलती है तो ये फिर सीधी बात है, मॉइस्चर क्यों कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो मॉइस्चर है भी तो वो उड़ भी जाती है। तो ये जो सॉइल होती है सैंडी होती है और सैलाइन होती है नेचर में। सैलाइन मतलब सॉल्टी आपको देखने को मिलेगी, सॉल्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि किसी समय में यहाँ पर सी हुआ करता था, ओशन हुआ करता था, मगर अब नहीं है। तो उसी ओशन की वजह से यहाँ पर जो सॉइल है या यहाँ के जो पानी है वो कैसा पाया जाता है, सॉल्टी पाया जाता है, ठीक है। बताते हैं ऐसे यहाँ पे टैथिस सी हुआ करता था पहले यहाँ पे, उसी वजह से। इन सम एरियाज सॉल्ट कंटेंट इज हाई, कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर इसको एवोपरेट कर लें तो आपको मतलब यहाँ पे जो पानी है सैलाइन वाटर है उसको एवोपरेट कर दें तो आपको सॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे एरिया में जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा या सुना होगा आपने, सांभर लेक पाई जाती है, सांभर लेक पाई जाती है, जयपुर के आसपास है। और उसमें जो सांभर लेक है वो सैलाइन वाटर लेक है। कैसी लेक है, सैलाइन वाटर की लेक है। और यहाँ से आपको बताए सॉल्ट प्रोडक्शन होता है, नमक का प्रोडक्शन भी किया जाता है। यहाँ पर जो पानी होता है उसको एवोपरेट कर देते हैं, तो एवोपरेट होने के बाद नीचे क्या बच जाता है, सॉल्ट कंटेंट बच जाता है, ठीक है ना। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, एक्सेलरेटेड एवोपरेशन, दे लैक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट रहता है, सूखा क्लाइमेट रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एवोपरेशन रेट बहुत फास्ट होती है। अगर बाई चांस बरसात भी हो जाए ना तो इतना ज़्यादा फास्ट एवोपरेशन होता है कि ये फटाफट सूख जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्चर की कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है। अब आपको पता है ह्यूमस में बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, जो आपकी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स जो होते हैं वो डिके होने के बाद क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। तो ह्यूमस बनता है डेड प्लांट्स और एनिमल्स से। तो अब यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स ही बहुत कम है तो फिर ह्यूमस तो आपको वैसे ही बहुत कम देखने को मिलेगा। और जब सॉइल में ह्यूमस भी नहीं होता तो सॉइल आपको पता है कैसी होती है, इनफर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर के लिए सफिशेंट नहीं होती। यहाँ पे नाइट्रोजन भी नहीं पाई जाती है, फॉस्फेट का लेवल थोड़ा नॉर्मल होता है, नाइट्रोजन इसमें क्या रहती है, इनसफिशिएंट रहती है। और सॉइल के जो लोअर होराइजन्स हैं उसमें आपको कंकड़ देखने को मिलेगी, एक कंकड़ की लेयर देखने को मिलेगी। जैसे मान लो ये सॉइल है, इसके नीचे वाले एरिया में आपको कंकड़ देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, कंकड़ देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाओगे तो कैल्शियम कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, कैल्शियम कंटेंट बढ़ता चला जाएगा, इसलिए नीचे कंकड़ की लेयर पाई जाती है, नीचे वाले जो होराइजन्स हैं। कंकड़ की जो लेयर है नीचे की साइड में, इससे एक फ़ायदा या कुछ भी मान लो, नीचे जैसे मान लो ये सॉइल है और नीचे कंकड़ की लेयर है, तो जब पानी जाएगा ऊपर से तो वो पानी ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, ज़्यादा नीचे तक पानी नहीं जा पाता है। इसलिए अगर मान लो इस सॉइल में अगर पानी आ भी जाए बरसात की वजह से तो पानी ऊपर की लेयर में ही रहता है। तो अगर इस पर आप खेती करोगे तो ये जो पानी है आपके लिए अवेलेबल रहता है और ज़्यादा समय तक अवेलेबल रहेगा। और ज़्यादा समय तक जब अवेलेबल रहेगा तो यहाँ पर प्लांट की जो ग्रोथ है वो कैसी रहेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी। तो ध्यान देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, द कंकर्ड लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रेस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एज सच व्हेन इरीगेशन इज मेड अवेलेबल द सॉइल मॉइस्चर इज रेडली अवेलेबल फॉर द सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। तो मतलब जो कंकड़ की लेयर जो पाई जाती है ना सॉइल के नीचे, वो कंकड़ की लेयर पानी को नीचे जाने से रोकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी वहाँ पर अवेलेबल रहता है। और जब भी उसमें आप मतलब खेती करोगे, प्लांट ग्रो करोगे तो वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पानी पहले से ही अवेलेबल है। एरिड सॉइल आपको जनरली कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको एरिड टोपोग्राफी मिले, मतलब सूखा एरिया मिले, जहाँ पर आपको एरिड टोपोग्राफी मतलब जहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, रेनफॉल कम हो, वहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। और स्पेशली वेस्टर्न राजस्थान में भी आपको ये देखने को मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। जैसे पश्चिमी राजस्थान में आपके बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं राजस्थान के। और ये जो सॉइल होती हैं ये पुअर होती हैं, किसके मामले में पुअर होती हैं, लिटिल ह्यूमस उसमें बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक क्या होता है, मैटर, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत कम पाया जाता है। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के जो डिकेइंग पार्ट्स हैं या प्लांट्स और एनिमल्स के जो मतलब डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ
प्लांट्स है ही नहीं ज़्यादा, वेजिटेशन है ही नहीं, तो डिके किसका होगा फिर, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये कि यहाँ पे खेती कर पाना क्वाइट डिफिकल्ट है। और राजस्थान में आपको पता है यहाँ पे मतलब नेचुरली जैसे इरिगेशन करके तो यहाँ खेती करते नहीं है, एक्सेप्ट अब आपको पता है नॉर्थ राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल से पानी पहुँचाया जा रहा है, तो वहाँ खेती करते हैं। बाकी जगह पे जहाँ पानी नहीं है नेचुरली, वहाँ पर मतलब खेती मुश्किल से की जाती है। तो यहाँ पर जनरली खरीफ की क्रॉप्स ही करते हैं। कौन सी क्रॉप्स करते हैं? खरीफ। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, राजस्थान मिलेट के प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में? मिलेट के प्रोडक्शन में, बाजरा के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर बनाता है इंडिया में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। भले यहाँ कैसी भी सोच है, मगर जब बाजरा प्रोड्यूस करते हैं तो बाजरे के प्रोडक्शन में राजस्थान नंबर बने, क्योंकि बाजरे के लिए इनको इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो रेनफॉल होती है वही सफिशियंट होती है, उसी से काम चल जाता है। तो बाजरे के प्रोडक्शन में राजस्थान अपना नंबर बने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सैलाइन सॉइल के बारे में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट बुक चल रही है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहे हैं, सॉइल्स। और सॉइल्स में हम इंडिया की जो सॉइल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, जिसमें आज सॉइल जो है उसका नाम है सैलाइन सॉइल। सैलाइन नाम से ही पता चल रहा है। सैलाइन जो वर्ड है इसको हम कई बार सॉल्टी के लिए यूज करते हैं। सैलाइन का मतलब होता है सॉल्टी, सॉल्टी मतलब नमकीन, जिसमें सॉल्ट कंटेंट हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसी खेत का एक पिक्चर दिखा रखी है। यहाँ पे जो वाइट जो सब्सटेंस है, ये वाइट जो सब्सटेंस है, इसी को ये जो क्या है, ये है सॉल्ट, ठीक है। तो कई जगह हमने देखा है कि सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। और ऐसी सॉइल जिसमें सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? सैलाइन सॉइल बोलते हैं। और सैलाइन सॉइल ज़्यादा अच्छी नहीं होती फसल के लिए, ठीक है ना। तो इसकी सैलिनिटी को कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाइट यहाँ पर दिख रहा है। कई जगह पर आपने देखा होगा पानी देने के बाद पानी इवोपरेट हो जाता है, फिर वहाँ पर वाइट लेयर्स ही जम जाती है। तो वो वाइट जो लेयर्स है ना, वही क्या है, वो सॉल्ट कंटेंट है, ठीक है ना। तो पहली बात, ये जो सैलाइन सॉइल है इसको हम ऊसर सॉइल के नाम से जानते हैं। ऊसर, शुरुआत में मैंने बताया था उर्वरा और ऊसर। एंशिएंट टाइम में सॉइल्स को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था उर्वरा सॉइल और दूसरी थी ऊसर सॉइल। उर्वरा मतलब फर्टाइल, उपजाऊ जो सॉइल होती है, फर्टाइल जो सॉइल होती है उसको उर्वरा सॉइल बोलते हैं। और ऊसर का मतलब है इनफर्टाइल या स्टेराइल सॉइल, ऐसी सॉइल जिसमें कुछ भी प्रोड्यूस ना हो या बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूस हो, उसको हम बोलते हैं ऊसर सॉइल हो गई, ठीक है। तो सैलाइन सॉइल ऊसर सॉइल है, इसमें फर्टिलिटी डेफिनेटली कम होती है, तो उसमें उत्पादन ज़्यादा हो नहीं पाता, ज़्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो सैलाइन सॉइल कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल, डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इसमें क्या चीज़ पाई जाती है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और आपको पता है NaCl किसका फॉर्मूला है? नमक का फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड तो नमक होता है, तो नमक की वजह से यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट की वजह से ये सॉल्ट कंटेंट है, इनकी वजह से क्या है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, इसमें कुछ ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए ये वेजिटेटिव ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सैंडी से लोमी तक मतलब कई फॉर्म में पाई जाती है। सैंडी मतलब जहाँ पे सॉइल की ग्रेन्स थोड़े बड़े होते हैं, लोमी थोड़े कम बड़े होते हैं, तो किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती है। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम का अभाव होता है, नाइट्रोजन और कैल्शियम नहीं पाई जाती है सैलाइन सॉइल में। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो ज़्यादातर ये पाई जाती है वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट आपको पता ही है, ये अपना इंडिया का साउथ वाला मैप हो गया, पेनिनसुलर इंडिया वाला। यहाँ पे ऐसे कई सारी रिवर है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये आपको ईस्टर्न कोस्ट में क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। तो उस डेल्टा के पास भी आपको ये सॉइल मिलेगी। कौन सी? सैलाइन सॉइल। वेस्टर्न गुजरात में मिलेगी आपको, सुंदरबन डेल्टा के एरिया में मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिल सकती है। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात वाले इलाके हैं वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सॉल्ट पार्टिकल्स लाता है और डिपोजिट कर देता है क्रस्ट के ऊपर। अब देखो, जो रन ऑफ कच्छ है उसकी वजह से क्या होगा, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में साउथ वेस्ट मानसून आया। आपको पता है इंडिया में जो बरसात होती है मेनली वो किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से होती है। जब रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में साउथ वेस्ट मानसून से बरसात होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो सी वाटर है उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और सी लेवल थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा, या फिर मतलब जो खेत, जैसे मान लो बरसात हुई है ना, और बरसात होने के बाद क्या होगा, सी वाटर का लेवल इस एरिया में
बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो ये पानी थोड़ा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने का उसके बाद अब सी वाटर जो है, सी वाटर में आपको पता है सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है, और जब ये सी वाटर जब एवोपरेट हो जाएगा तो नीचे बचेगा क्या, बचेगा सॉल्ट कंटेंट। ठीक है, सॉल्ट बचेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में भी जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स जो हैं क्रस्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और क्रस्ट पपड़ी सी बनाते हैं ज़मीन पर, और सॉइल पार्टिकल जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएंगे, सॉल्ट कंटेंट बढ़ने की वजह से सॉइल कैसी हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। सी वाटर इंट्रूजन्स इन द डेल्टाज प्रोमोट अकरेंस ऑफ सॉइलाइन सॉइल। अब जैसे यहाँ पे डेल्टा बने हुए हैं, कई सारे डेल्टा हैं, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, तो इनमें जब सी वाटर अंदर की तरफ चला जाता है तो इसकी वजह से भी सॉइल में सॉइलाइन सॉइल हो जाती है और सॉइल कंटेंट बढ़ जाता है। दे हैव मोर सॉल्ट्स लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज। अब देखो सैलाइन सॉइल में ज़्यादा सॉल्ट क्यों होता है, इसका भी कारण दे रखा है। अब सपोज करो ये सी वाटर आ गया यहाँ पर, है ना, सी वाटर आ गया तो क्या होगा, ये पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, बचा जो सॉलिड पार्ट है वो यहाँ पर जम जाएगा। वो सॉलिड पार्ट ही क्या है, वही सॉल्ट है। साथ के साथ में कई एरियाज में सूखा एनवायरनमेंट रहता है, अब बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, बरसात होती है तो एवोपरेशन हो जाता है, उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है वही बचता है। पुअर ड्रेनेज मतलब कई बार क्या है, बरसात हुई बहुत ज़्यादा, किसी जगह पे बरसात हो गई, अब पानी के निकलने के लिए जगह नहीं, तो पानी वो धीरे धीरे एवोपरेट होगा, बाद में फिर जो सॉल्ट कंटेंट है वो आपको ज़मीन पर देखने को मिलेगा। और ये जनरली ये जो सैलाइन सॉइल है और कहाँ देखने को मिलेगी, एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में। एरिड मतलब जो ड्राई क्लाइमेट होते हैं उसी को हम एरिड बोलते हैं, शुष्क प्रदेश। जैसे हमने पढ़ा था कि एरिड सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में देखने को मिलती है, राजस्थान वाले इलाके में मिलती है। तो एरिड सेमी एरिड रीजन में भी आपको सैलाइन सॉइल देखने को मिलेगी। और वाटर लॉक्ड एंड स्वैम्पी एरियाज, जो दलदल वाले इलाके होते हैं वहाँ पर आपको ऐसी सॉइल देखने को मिलेगी। वाटर लॉक्ड मतलब जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ पर आपको ऐसी सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है, बहुत बड़े लेवल पर कल्टीवेशन की जाती है, खेती की जाती है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता हो, वहाँ पर भी आपको सैलाइन सॉइल देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खेत में ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पानी देते हो, बहुत ही बड़े लेवल पर खेती करते हो, तो जो फर्टाइल सॉइल है उसकी सैलिनिटी बढ़ने लग जाती है। क्यों, पानी दिया आपने, अब पानी तो एवोपरेट हो जाएगा, पानी एवोपरेट हो जाएगा तो बचा क्या, बचा नीचे सॉल्ट कंटेंट, तो सॉल्ट कंटेंट उसमें बढ़ने लगेगा ज़मीन में, और ज़मीन की जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी। और ये स्पेशली आपको देखा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एरिया में। आपको पता है भारत में 1966 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया था ग्रेन प्रोडक्शन पर। किस पर फोकस किया था, अनाज के प्रोडक्शन पर फोकस किया था। व्हीट और राइस, इन दो फसलों में बहुत ही बड़े लेवल पर हमने देखने को मिला कि बड़े लेवल पर इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये जनरली हमें कहाँ देखने को मिला था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन ज़्यादातर कहाँ फैला हुआ था, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में था। वहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही बड़े लेवल पर इरिगेशन किया गया। इरिगेशन करने की वजह से ज़्यादा पानी जाता है खेतों में, और ज़्यादा पानी जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बढ़ने लगेंगे और सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगेगी और सैलिनिटी बढ़ने लग जाएगी। साथ ही साथ में एक्सेसिव इरिगेशन पे ड्राई क्लाइमेट कंडीशंस प्रमोट कैपिलरी एक्शन विच रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब देखो, अगर एक्सेसिव इरिगेशन ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में करें, मान लो ये खेत है, आपने इसको भर दिया पानी से, पूरा भर दिया पानी से, और क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो पानी एवोपरेट हो जाएगा। एवोपरेट होने के बाद फिर नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट कंटेंट बचेगा। और ऐसा लगता है कि पेड़ मतलब खेत के ऊपर क्या है, एक परत सी जम गई है। तो मान लो यहाँ पर फुल पानी से भरा हुआ था ये किसी टाइम पर, और ज़्यादा ड्राई कंडीशन होने की वजह से इसमें से वाटर एवोपरेट हो गया, तो जो है सॉल्ट कंटेंट ऐसे चादर सी बना देता है सॉइल के ऊपर। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन होती है, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, वहाँ पर कैपिलरी एक्शन भी प्रमोट होता है। कैपिलरी एक्शन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है ऊपर की लेयर पर भी आ जाता है। अब जैसे कैपिलरी एक्शन क्या होता है पहले ये समझ लो। कैपिलरी एक्शन इज द प्रोसेस दैट मूव्स वाटर थ्रू नैरो पोरस स्पेसेस। अब देखो कैपिलरी एक्शन में क्या है, ये जैसे मान लो ग्राउंड वाटर है, क्या है, ग्राउंड वाटर, और ये आपकी टॉप सरफेस है जहाँ पे फसल उगाई जा रही है। तो ग्राउंड वाटर भी ऊपर आता है ना। अब एक्सेसिव इरिगेशन करोगे तो पानी कहाँ से निकालोगे, पानी तो ग्राउंड वाटर से ही निकालोगे। तो पानी क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है। कहाँ पर आता है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है,
और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो ये सॉल्ट कंटेंट को भी ऊपर लेकर आ जाता है। किसको लेकर आ जाता है? सॉल्ट कंटेंट को ऊपर लेके आ जाएगा। तो जब सॉल्ट कंटेंट ऊपर आ जाएगा तो पानी तो एवोपरेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा सॉल्ट कंटेंट। अब जब खेत में जब सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट कंटेंट बच जाएगा तो उससे वहाँ पर क्या होगा? जो ज़मीन है उस पर आपको टॉप जो लेयर है वहाँ पर सॉल्ट देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की जाती है, बहुत ही ज़्यादा इरीगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है। तो इस सैलिनिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि भाई आप जिप्सम का इस्तेमाल करो। जिप्सम का इस्तेमाल करने से सैलिनिटी कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सॉइल की सैलिनिटी को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? जिप्सम यूज किया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो है सैलिनिटी जो सैलाइन सॉइल है ये कंप्लीट हुई। तो बस इसके बारे में खास बात यही याद रखना कि किसी भी टाइप की सॉइल हो, चाहे एलुवियल सॉइल हो, चाहे ब्लैक सॉइल हो, अगर उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ रहा है तो सॉइल कैसी हो जाएगी? सैलाइन सॉइल हो जाएगी। बाकी मेन सॉइल तो हमने डिस्कस कर ली। सैलाइन तो क्या एक नेचर है, अगर सॉइल कंटेंट बढ़ गया तो सैलाइन है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और सैलिनिटी बढ़ने पर फर्टिलिटी कम हो जाती है और उपजाऊपन कम हो जाता है, जिससे मतलब प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी फसल की। और इसको दूर करने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे पिटी सॉइल के बारे में। कई सारी सॉइल हमने डिस्कस कर ली है, ये थोड़ी न्यू सॉइल है, इसको भी हम देखेंगे। इसका नाम जनरली हमने सुना नहीं है। वैसे जनरली जो मार्सी एरियाज होते हैं इसको मार्सी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। जो मार्सी एरियाज होते हैं, दलदल वाले इलाके होते हैं जहाँ पर पानी जमा रहता है, वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है, वहाँ पर ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल होती है, उन एरियाज में भी ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी। हाई रेनफॉल प्लस वहाँ पर पानी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर ना हो, पानी इधर उधर जमा रहता हो, वहाँ पर ये सॉइल देखने को मिलेगी। हालांकि लेटेराइट सॉइल भी वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, मगर लेटेराइट सॉइल के केस में क्या होता है, ज़्यादा बरसात की वजह से लीचिंग हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि अब बहने का चांस नहीं है, पानी जमा रहता है, दलदल वाला इलाका रहता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये सॉइल पाई कहाँ जाती है? जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो और हैवी ह्यूमिडिटी हो, उस एरिया में पिटी सॉइल पाई जाएगी। और जब किसी जगह पर हैवी रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो क्या होती है? अच्छी होती है, ठीक है। अगर ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाएगी तो उससे आपको पता चलेगा कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो डेड पार्ट्स हैं वो नीचे जाएंगे और वो फिर डिकम्पोज होकर क्या बन जाते हैं? ह्यूमस बन जाते हैं। और जब ह्यूमस सॉइल के अंदर बढ़ने लगती है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दीज एरियाज एंड दिस गिव ए रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट टू दी सॉइल। तो मैंने अभी बताया तब जब ज़्यादा बरसात होती है तो यहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा पाई जाती है, और ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है तो उनके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा इकट्ठा होगा, और ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से उसका डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस बनेगी, और ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी सॉइल के अंदर। जब ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ेगी सॉइल के अंदर तो सॉइल कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। और ऑर्गेनिक मैटर जो इसमें पाया जाता है सॉइल में, वो लगभग 40 to 50% के समथिंग ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। इसलिए इसका कलर भी कैसा हो जाता है? थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर सा हो जाता है। तो दीज सॉइल्स आर नॉर्मली हैवी एंड ब्लैक इन कलर, थोड़ी भारी होती हैं और कलर कैसा होता है इनका? ब्लैक होता है। और नेचर की बात करें तो ये एल्केलाइन होती है, मतलब इसकी पीएच अगर देखोगे तो 7 से ज़्यादा आएगी। पीएच स्केल आपको पता होगा, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेस के बारे में पता लगाते हैं। और पीएच स्केल जो होती है उसकी रेंज अगर देखें तो 0-7 रेंज होती है, 14, 0 से 14। अगर 7 से नीचे है पीएच स्केल तो एसिड, 7 से ऊपर है तो बेस, और बेस को ये हम एल्केलाइन बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये जो सॉइल होती है थोड़ी कैसी होती है? एल्केलाइन भी होती है। कई जगह पे एल्केलाइन भी होती है और जनरली एसिड भी मिल जाएगी, ठीक है, मतलब एसिड कंटेंट भी मिलेगा, और कई जगह पे बेस भी मिलता है इसमें। अब बात करें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये है बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में,
ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड के सदर्न पार्ट में, साउथ वाले पार्ट में। और यहाँ पे है बंगाल, और ये है आपका उड़ीसा, और ये है आपका तमिलनाडु। इनके कोस्टल एरिया में पाई जाती है ये वाली सॉइल, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो एक तो उत्तराखंड के साउथ वाले पार्ट में, बिहार के नॉर्थ वाले पार्ट में, बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो बस पिटी सॉइल के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। और अब तक हमने जनरली सारी सॉइल डिस्कस कर ली है। लास्ट सॉइल बची है फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम बोलते हैं माउंटेन सॉइल। माउंटेन एरिया में भी ये सॉइल पाई जाती है। तो सॉइल वाला ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। सॉइल जो जितनी भी सॉइलें हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमने एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कस किया था, यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है। फिर हमने रेड एंड येलो सॉइल के बारे में डिस्कस किया था, ये रेड एंड येलो सॉइल है। यहाँ पर ये आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। और ये वेस्टर्न घाट की तरफ इधर लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। ये सारी सॉइल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज है सिर्फ माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। तो आपको ये पता होगा कि हम फिजिकल डिवीजन वाले चैप्टर में यहाँ पर देख के आए थे। ये जगह है आपकी हिमालय। हिमालय, और हिमालय के मैंने 3 टाइप्स बताए थे, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और लोअर हिमालय। तो हिमालयन रीजन में जो सॉइल पाई जाती है ना आपकी, हिमालयन रीजन में जो सॉइल पाई जाती है वही सॉइल है आपकी फॉरेस्ट या माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कह लो या इसको हम कहेंगे माउंटेनियस सॉइल, ठीक है। फॉरेस्ट माउंटेन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, आपको पता है माउंटेन में ऐसे करके जो ऊपर वाले भाग को हम पीक बोलते हैं, नीचे वाले भाग को वैली बोलते हैं। तो जैसे ये माउंटेन का ऊपर वाला भाग हो गया पीक, और ये नीचे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, इसका भी जिक्र भी आएगा। तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर बनती है, या तो फॉरेस्ट एरिया में बनती है और जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल होती है, और साथ के साथ में माउंटेन वाले इलाके में भी बनती हैं, ठीक है। और माउंटेन, अगर ये माउंटेन वाले इलाके में पाई जाती है तो वहाँ पर इनका जो सॉइल का टेक्सचर है, सॉइल का स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो सकता है, ठीक है। 2 जगह पे मिलती है, एक तो फॉरेस्ट एरिया में और जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल है, दूसरा ये पाई जाती है माउंटेन वाले एरिया में। और माउंटेन एरिया में इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर माउंटेन में हम नीचे की साइड की बात करें, जिसको हम बोलते हैं वैली, ध्यान देना, ये माउंटेन्स हो गए, तो नीचे की साइड क्या हो गई, वैली, और ये हो गई अपर साइड। तो वैली साइड की बात करें तो वैली साइड में जो सॉइल होती है वो फाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। और यहाँ पर जो सॉइल होती है वो लोमी और सिल्टी पाई जाती है। लोमी और सिल्टी, थोड़ी चिकनी चिकनी सी मिट्टी है, पाई जाती है। जबकि अपर स्लोप की बात करें, मतलब ऊपर वाले भागों की बात करें, तो यहाँ पर ये चिकनाहट नहीं मिलती है। यहाँ पर कोर्स ग्रेन पाए जाते हैं, मतलब जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल है वो कैसे हैं, फाइन है, हल्के मुलायम पार्टिकल्स हैं। तो ऊपर कोर्स पार्टिकल्स, नीचे फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं सॉइल के। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जो स्नो बाउंड एरिया है हिमालय के, स्नो बाउंड मतलब जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है, वहाँ पर आपको सॉइल में डिनोडेशन देखने को मिलेगा। अब डिनोडेशन क्या होता है इसको और समझ लेते हैं। डिनोडेशन का मतलब सिंपल ही है, सॉइल की जो टॉप कवर, सॉइल का जो टॉप सरफेस है उसका क्या हो जाना, इरोजन हो जाना, यही क्या है, डिनोडेशन है। तो ठीक है, तो डिनोडेशन इज द इरोजिव प्रोसेस ऑफ ब्रोकिंग एंड रिमूविंग द रॉक्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज वियरिंग अवे ऑफ द टेरेस्ट्रियल लैंड बाई वेदरिंग, इरोजन और मूविंग वाटर आइस वेव्स। तो आपने देखा होगा सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका जो इरोजन हो जाता है, उसका जो रिमूव हो जाती है ना, वो किसी भी कारण बस उसी को हम क्या बोलते हैं, डिनोडेशन बोलते हैं। और ये किस किस कारण की वजह से हो सकता है, ये वेदरिंग की वजह से हो सकता है, ये मास वास्टिंग की वजह से हो सकता है, ये इरोजन की वजह से हो सकता है। तो सॉइल की जो टॉप मोस्ट कवर है उसका हट जाना ही क्या कहलाता है, डिनोडेशन। तो जो स्नो बाउंड एरिया होते हैं वहाँ पर आपको बताएं, वहाँ पर हमें डिनोडेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो स्नो है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मूव करते हैं, और जब मूव करते हैं तो वो भी इरोजन करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है वो थोड़ी एसिडिक होती है, और ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे लो पाया जाता है। ह्यूमस कंटेंट क्यों लो पाया जाता है स्नो बाउंड एरिया में, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन पाई नहीं जाती है, इसीलिए यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट कम देखने को मिलेगा। और जो सॉइल आपको वैली वाले इलाके में देखने को मिलेगी, लोअर वैलीज में आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा माउंटेन सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल, या हमारी कवर हुई, सारी की सारी सॉइल्स हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है। ये हमारा 11th लेक्चर है।
इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सॉइल्स कितने टाइप्स की होती हैं भारत में। सारी सॉइल्स को हमने डिस्कस किया वन बाई वन, जितनी भी सॉइल्स थी, और हमने देखा कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती हैं और किस किस सॉइल्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, सॉइल्स। ठीक है ना। तो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन, इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहली बात तो सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब है कि सॉइल का, मिट्टी का कटाव, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, मिट्टी का किसी जगह पर कटाव होना। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हुई और बहुत ज़्यादा बरसात होने की वजह से यहाँ से मिट्टी कट कट के बह बह के किसी दूसरी जगह पर चली गई। तो जो मिट्टी का कटाव हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्योर मृदा अपरदन। खैर वो चीज़ आपको बिल्कुल हिंदी प्योर समझ में नहीं आएगी, तो बस इतना समझ लो, जो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी कट कट कर बह बह कर चली जाती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन के पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं, फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे इसमें पानी की वजह से हो सकता है, रिवर की वजह से हो सकता है, रेनफॉल की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से, किसी भी कारणवश क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है। ये तो हुआ सॉइल इरोजन। अब सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है। डिग्रेड मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी कम कर देना, क्वालिटी कम हो जाना। तो सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होना ही क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन है। अब सॉइल की क्वालिटी क्या है, सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फर्टिलिटी। अब किसी कारणवश सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन। अब चाहे ये केमिकल्स यूज करने की वजह से हो, चाहे या फिर ये आपका इसके अलावा, केमिकल्स के अलावा डिफोरेस्टेशन हो जाए, डिफोरेस्टेशन की वजह से ये हो, कोई भी कारण हो, सॉइल की जो क्वालिटी जो डिक्रीज हो रही है या सॉइल पॉल्यूशन की वजह से हो, ठीक है, किसी भी वजह से हो, तो सॉइल की क्वालिटी डिक्रीज होना, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होना ही क्या कहलाता है, सॉइल डिग्रेडेशन कहलाता है। तो इनको एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन। तो सॉइल डिग्रेडेशन मतलब सॉइल की क्वालिटी में कमी आना। तो इन ब्रॉड सेंस, एक बड़े लेवल पर हम सॉइल डिग्रेडेशन को डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या है। सॉइल डिग्रेडेशन कैन बी डिफाइंड एज द डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आना। डिक्लाइन का मतलब है कमी आना। तो सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आना व्हेन न्यूट्रिशनल स्टेटस डिक्लाइंस एंड डेप्थ ऑफ सॉइल गोज डाउन ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज। जब हम सॉइल का बहुत बड़े लेवल पर मिसयूज करते हैं और जब सॉइल का बहुत बड़े लेवल पर इरोजन होता है, उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है और सॉइल का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, डेप्थ में चला जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर लीडिंग टू डिप्लीटिंग सॉइल रिसोर्सेज बेस इन इंडिया। भारत में जो सॉइल रिसोर्सेज का जो बेस है वो कम होता जा रहा है, उसके पीछे एक ही कारण जिम्मेदार है, वो है सॉइल डिग्रेडेशन। ठीक है। और ये जो सॉइल डिग्रेडेशन की जो डिग्री है, इसका मतलब जो अमाउंट है, किसी जगह पर ज़्यादा है, किसी जगह पर कम है, ये डिपेंड करता है वहाँ की टोपोग्राफी। वहाँ की टोपोग्राफी का मतलब है वहाँ पे माउंटेन्स पाए जाते हैं या प्लेन्स पाए जाते हैं या कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं, मतलब फिजियोग्राफी पर, और हवाएं कैसी चलती हैं वहाँ पर, विंड की वेलोसिटी कैसी है और वहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर, ये जो तीन चीज़ें हैं, इन पर सॉइल डिग्रेडेशन डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है कि सॉइल डिग्रेडेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आपको बताना है वहाँ की टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है, मतलब फिजिकल फीचर्स पर डिपेंड करता है, विंड की स्पीड पर डिपेंड करता है, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगा, और रेनफॉल आपने देखा था कि जो लेटेराइट सॉइल होती है, लेटेराइट सॉइल में हाई रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, हाई रेनफॉल की वजह से लेटेराइट सॉइल में भी आपको पता है जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो क्या हो जाते हैं, वॉश अवे हो जाते हैं, मतलब धुल के चले जाते हैं, लीचिंग हो जाती है उसमें। ठीक है ना। तो ज़्यादा सॉइल भी, ज़्यादा जो रेनफॉल है वो भी डेंजरस होती है। यहाँ पर देखो ऐसी गली बन जाती है, क्या बन जाती है, गली बन जाती है, और मिट्टी बह बहकर चली जाती है। ये भी सॉइल इरोजन हो रहा है। यहाँ पर देखो सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है ना। अब हम स्पेशली डील करेंगे कि सॉइल इरोजन क्या है, इसको डिटेल में समझेंगे। सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का एक जगह से कटकर किसी दूसरी जगह पर चले जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। यहाँ पर देखो ये क्लियर पिक्चर है, यहाँ पर ये कभी किसी जमाने में फ्लैट लैंड हुआ करती थी, मगर यहाँ से मिट्टी का कटाव, यहाँ से मिट्टी का कटाव, यहाँ ऐसे दरारें जो पड़ गई है ना, ये जो गली गली सी बन गई हैं, इसी को हम गली इरोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गली इरोजन। ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब है द डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल का जो कवर है, ऊपर वाला जो कवर है, उसका क्या हो जाना, विनाश हो जाना, ये क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड इरोजनल प्रोसेसेस ऑफ रनिंग वाटर एंड विंड गो ऑन साइमल्टेनियसली। ध्यान देना,
अभी देखो ये जो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन, ये जो दो प्रोसेस है ना, ये लगातार चलते रहते हैं। सॉइल फॉर्मेशन का काम कौन करता है? रनिंग वाटर, ठीक है। सॉइल इरोजन का काम कौन करता है जनरली? अगर मान लो किसी जगह से जस्ट इमेजिन कर लो माउंटेन एरिया से मिट्टी लेकर आ रही है, रिवर्स लेकर आ रही है और किसी एक जगह पर उसको डिपॉजिट कर दिया, तो वहाँ पे हवाएं चलेंगी, उस मिट्टी को उड़ा कर ले जाएंगे, दूसरी जगह पर ले जाएंगी। तो कुल मिला के बात ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जनरली हमारे नेचर में एक जगह पर सॉइल इरोजन हो रहा है तो दूसरी जगह पर सॉइल डिपोजिशन हो रहा है। जैसे माउंटेन से सॉइल इरोजन हो रहा है, माउंटेन से जो सॉइल है वो एक जगह से जा रही है और ये प्लेन वाले एरिया में जाकर डिपोजिट हो जाती है। तो किसी जगह पर इरोजन और किसी जगह पर डिपोजिशन, ये जनरली चलते रहते हैं। ये दो प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं और इनके बीच में बैलेंस बना रहता है। यहाँ पे देखो कैसे आंधी सी आ रही है और इसमें ये जो धुआं सा है, धुआं नहीं, ये सॉइल है, ठीक है ना। ऐसे करके सॉइल इरोजन होता है। तो कई बार ये बैलेंस डिस्टर्ब भी हो जाता है। अब डिस्टर्ब होने के पीछे नेचुरल फैक्टर जिम्मेदार है, ह्यूमन फैक्टर्स भी जिम्मेदार है। अब नेचुरल फैक्टर्स में जैसे रेनफॉल हो गई, हाई रेनफॉल की वजह से ये ज़्यादा सॉइल इरोजन हो जाता है। कई बार फ्लडिंग आ जाती है, फ्लडिंग की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से, बहुत सारे रीजन है, नेचुरल रीजन्स की वजह से सॉइल इरोजन होता है। ह्यूमन फैक्टर्स हैं कई सारे, मानव फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। ह्यूमन फैक्टर्स में जैसे आपने देखा होगा, हम किसी एरिया में माइनिंग करते हैं, वहाँ की सॉइल को ख़राब कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, किसी जगह पर पानी जमा हो जाए, एग्रीकल्चर के लिए हम सॉइल को मतलब क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। और जो ग्रेजिंग है, ये सारे कैसे फैक्टर हो गए? ह्यूमन फैक्टर्स हो गए। तो ह्यूमन फैक्टर एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स, ये दोनों जिम्मेदार हैं सॉइल का जो डिसबैलेंस हो गया, इरोजन और डिपोजिशन का जो डिसबैलेंस हो गया उसके लिए, ठीक है। तो इनकी वजह से बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको रिमूव किया जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन टू ग्रेट एक्सटेंट। बहुत हद तक, कुछ हद तक मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो भी सॉइल इरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और डिमांड का जो है प्रेशर किस पर बढ़ रहा है? लैंड पर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सपोज पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ध्यान देना, नेचुरल वेजिटेशन और फॉरेस्ट क्यों कम होते जा रहे हैं, क्यों उनको हटाया जा रहा है? ह्यूमन सेटलमेंट, घर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, रेलवे लाइंस बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जा रहा है? मतलब फॉरेस्ट कवर को कम किया जा रहा है, ठीक है ना। फॉर कल्टीवेशन, खेती करने के लिए फॉरेस्ट कवर को कम किया जा रहा है, नेचुरल वेजिटेशन को काटा जा रहा है। जानवरों के जो चराने ले जाते हैं चारागाह में, उनकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। और फॉरेस्ट कवर भी कम हो रहा है। और भी कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे जानवर जाते हैं बड़े लेवल पर, तो इनके जो पैर होते हैं, ये जो खुर होते हैं, इनकी वजह से मिट्टी में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं। और आपको पता है प्लांट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है किसमें? ये मिट्टी को क्या करके रखती है? जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की, ये मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है और सॉइल इरोजन बचता है। अगर किसी जगह पर आपने प्लांटेशन कर दिया ना तो वहाँ पर सॉइल इरोजन कम हो जाएगा, और जहाँ पे प्लांट नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो विंड एंड वाटर, अब ध्यान देना, विंड एंड वाटर आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अगर कोई पूछ ले कि व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को परफॉर्म करने वाले एजेंट्स के नाम बताओ, तो आप बताना विंड, ये एक सॉइल इरोजन है का ये एजेंट्स है। दूसरा वाटर, ये भी सॉइल इरोजन का क्या है? एजेंट है। क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से हटाएंगे और दूसरी जगह पर ले जाते हैं, विंड एंड वाटर दोनों। विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज। ध्यान देना, जो बिल्कुल ड्राई एरिया होते हैं, सूखे एरिया जो होते हैं ना, एरिड का मतलब बिल्कुल ड्राई, जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, और सेमी एरिड का मतलब है थोड़ी बहुत मॉइस्चर है मगर वो भी कैसे ड्राई रीजन है, वहाँ पर विंड इरोजन ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पर ऐसे एरियाज में सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर विंड इरोजन ज़्यादा होता है। और ये चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये चीज़ आपको वेस्टर्न राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर थार डेजर्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थार डेजर्ट। तो वहाँ पे जो रेत के टीले होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो हवा की वजह से पता चला एक टीला यहाँ है, हवा चली तो ये टीला बहकर यहाँ पर आ गया, हवा की वजह से आ गया। तो मिट्टी मतलब इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पर क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ जो रेत के टीले सैंड ड्यून्स हैं वो विंड इरोजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ स्टीप स्लोप्स होते हैं, बहुत ऐसे स्लोप होते हैं स्टीप पहाड़ी एरियाज में, वहाँ पर आपको
वाटर इरोजन ज़्यादा देखने को मिलेगा, वाटर के थ्रू इरोजन ज़्यादा होता है। वाटर इरोजन ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय विंड इरोजन की तुलना में। ध्यान देना, जितना खतरनाक विंड इरोजन नहीं उतना खतरनाक कौन है, वो वाटर इरोजन है। और वाटर इरोजन जो है ये दो तरह से होता है, एक तो सीट इरोजन के रूप में और दूसरा गली इरोजन के रूप में। अब हम एक एक करके हम देखेंगे सीट इरोजन क्या होता है और गली इरोजन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो इरोजन है ये वाटर इरोजन की वजह से ही होते हैं। ठीक है ना। पहला हम देखेंगे सीट इरोजन। तो सीट इरोजन में जनरली क्या होता है, जो हमारी जो फ्लैट लैंड होती है या जो लेवल लैंड होती है वहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है तो टॉप जो लेयर है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और बहकर दूसरी जगह पर चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फाइन सॉइल होती है, जो बिल्कुल महीन जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ से हट जाएगी और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। और ऐसा जब होता है तो हमें ये नोटिसेबल भी नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जो टॉप सॉइल है वो जा चुकी है। ठीक है ना। तो ये एक समस्या है। तो सीट इरोजन में क्या होता है, पूरी की पूरी जो ऊपर वाली जो सीट है सॉइल की वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे गली इरोजन के बारे में। ठीक है ना। तो देखो, वाटर इरोजन की वजह से पहले तो ऐसे धीरे धीरे दरार सी पड़ती है जिनको हम बोलते हैं रिल्स बोलते हैं, ये जो क्रैक से डेवलप हो जाते हैं। और ये रिल्स धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा और इरोजन होगा तो और ज़्यादा इरोजन होने पर ये गलीज बनती हैं। और जब और गलीज धीरे धीरे लगातार इनमें भी इरोजन होता जा रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वैलीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ध्यान देना, जो वैलीज बनी है ना, माउंटेन वैलीज, ये किसकी वजह से बनी है, ये इरोजन का ही रिजल्ट है। ठीक है। तो गली इरोजन जनरली आपको स्टीप स्लोप्स पर देखने को मिलेगा। स्टीप स्लोप्स मतलब ऐसे जहाँ पर कुछ आपको ऐसे ढलान देखना मिले और सीधा जो ढलान हो वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो गलीज हैं ये बढ़ती हुई चली जाती हैं, डीप होती हुई चली जाती हैं रेनफॉल की वजह से। और जो हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है ना, उसको बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में क्या कर देती हैं, बांट देती हैं और उनको अनफिट कर देती हैं कल्टीवेशन के लिए। जिस जगह पर गली इरोजन बहुत ज़्यादा हो, ऐसे करके जब दरारें पड़ जाती हैं तो उस खेत में एग्रीकल्चर करना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। बताओ आप कहाँ पर यहाँ पर एग्रीकल्चर करोगे पूरे खेत में, जब सपोज ऐसे गली गली बन जाती हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर एग्रीकल्चर करना। ठीक है ना। अब हम देखेंगे वेडलैंड टोपोग्राफी के बारे में। कुछ इस प्रकार की वेडलैंड टोपोग्राफी दिखाई देती है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गली इरोजन होता है, ज़मीन पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। ऐसी ज़मीन में आपको खेती करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको हम बीहड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीहड़ भी बोलते हैं। और यहाँ पर चंबल के डाकू पाए जाते हैं। राजस्थान का जो चंबल वाला बेसिन है ना, वहाँ पर ये वेडलैंड टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान देना, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप गलीज या रेवाइंस पाई जाती हैं उसको हम वेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। इस ऐसे एरिया को हम रेवाइंस भी और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवाइंस। ठीक है ना। तो ये वेडलैंड टोपोग्राफी कहलाती है और ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है चंबल बेसिन में। राजस्थान का जो चंबल बेसिन है ना, वहाँ पर आपको वेडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। और वहीं पर आपको चंबल के डाकूज भी देखने को मिलते हैं, वो छिप जाते हैं इन वाले एरियाज में। ये आपको तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगी वेडलैंड टोपोग्राफी। और भारत में इन रेवाइंस की वजह से हर साल हमारी बहुत सारी ज़मीन जो है लूज होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। लगभग 8,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है हमारी, 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू रेवाइंस एवरी ईयर, हम इसको लूज करते जा रहे हैं। हमारी लगभग 8,000 हेक्टेयर जो ज़मीन है, अच्छी ज़मीन, वो रेवाइंस हुई बनती जा रही है, मतलब ऐसी खराब होती हुई जा रही है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। प्रॉब्लम्स क्या हैं, सॉइल इरोजन की वजह से हमें क्या क्या समस्या देखनी पड़ेंगी और इसके क्या क्या कारण हैं, ये सारी चीज़ें हम अब एक एक करके देखेंगे। तो सॉइल इरोजन, ध्यान देना, हमारे जो भारतीय एग्रीकल्चर है, हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो बहुत लंबे हमें कंसिक्वेंस इसको देखने मिलेंगे, बहुत नेगेटिव परिणाम इसके हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर सोचो, सॉइल आपकी जो अपर मोस्ट जो लेयर है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो अगर बहकर चली जाएगी तो आपको खेती करने में समस्या आएगी। आप कुछ भी वहाँ पर अगर बोने की कोशिश करोगे तो वो फसल उपजेगी नहीं, उसमें फसल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फसल की प्रोडक्टिव कम हो जाएगी तो बताओ खाएंगे क्या हम, है ना। तो बहुत बड़ी मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर सॉइल को हमने इरोजन को कंट्रोल नहीं किया, सॉइल डिग्रेडेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो आने वाले समय में हमें फूड क्राइसिस हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर। ठीक है। और किन किन कारणों की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है उन पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक यहाँ पर एक
जब आप जो रिवर्स होती है ना, अपनी रिवर्स, हमने सेकंड वाले चैप्टर्स में देखा था कि जो रिवर होती है जब हिमालयन रीजन से जब ये आती है, फ्लो करती हुई आती है, तो अपने साथ सॉइल लेकर आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, जिसको हम इरोडेड मटेरियल बोलते हैं। और इनको लाकर ये क्या कर देती हैं, इनको जब ये फ्लैट एरिया में चली जाती हैं, धीरे धीरे फ्लो करने लगती हैं, तो वहाँ पर इन इरोडेड मटेरियल को ये डिपोजिट कर देती हैं। तो होगा क्या, जैसे सपोज करो इस एरिया में ऐसे रिवर फ्लो कर रही है, तो रिवर में जब ये अपने नीचे वाले हिस्से में जब ये डिपॉजिट करती चली आएंगी उनको इरोडेड मटेरियल को, तो पानी बहने के लिए जगह कम बचेगा, तो पानी क्या होगा, आसपास के एरिया में भी फ्लड करने लग जाएगा। और जब ये आसपास के एरिया में फ्लड करेगा, जब सपोज करो बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, तो नीचे तो मिट्टी जमी हुई है, इसमें मिट्टी जमने की वजह से पानी इधर उधर जाएगा, और इधर उधर जब पानी जाएगा तो उसकी वजह से एक समस्या आएगी, फ्रिक्वेंट फ्लड्स और डैमेज टू एग्रीकल्चर लैंड। इसकी वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको डैमेज होगा, और साथ के साथ में फ्लड्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, बार बार फ्लड्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो रिवर्स हैं उनकी डीसिल्टिंग की जाए। रिवर्स की डीसिल्टिंग मतलब नीचे जो मिट्टी जम गई है, जो गाद जम गई है, उसको हटाया जाए। एक और बहुत बड़ा रीजन है सॉइल इरोजन का, उसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन में जो फॉरेस्ट लैंड होती है वहाँ पर फॉरेस्ट को कट करते चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब देखो फॉरेस्ट का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, तो मिट्टी का इरोजन नहीं हो पाता है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। साथ के साथ में इनमें से जो पत्ती वत्ती गिरती हैं, टहनी जो नीचे गिर जाती हैं, ये डिकम्पोज होकर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बढ़ाती हैं, और ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है तो सॉइल में आपकी में फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो सोचो अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो कैसे हम सॉइल को बचा के रख सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है। प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो क्या करके रखती हैं, सॉइल इरोजन से बचाती हैं, मगर जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में जो पेड़ों की पत्तियां और टहनियाँ होती हैं, ट्विग्स होती हैं, वो सॉइल में ह्यूमस ऐड करती हैं। जब सोचो जब ये आपके पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कौन ह्यूमस ऐड करेगा सॉइल में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर डिफॉरेस्टेशन करते गए तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होगी, एज वेल एज सॉइल इरोजन भी बढ़ेगा। और भारत में आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर फॉरेस्ट क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट डिन्यूड होते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है। स्पेशली हिल एरियाज में सॉइल इरोजन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भारत में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं, जहाँ पर खेती की जाती है। इरीगेटेड जो जोन्स हैं भारत के, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओवर इरीगेशन करते हैं। बहुत सारी ज़मीन जो अच्छी ज़मीन है ना, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ओवर इरीगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा इरीगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। तो ज़्यादा पानी देने की वजह से क्या होता है, जो सॉइल की नीचे वाली जो लोअर प्रोफाइल होती है वहां से सॉल्ट जो है ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाएगा किसके थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अब ये जो पानी है इसमें सॉल्ट आ गया नीचे से, तो पानी तो एवोपरेट होकर ऊपर चला जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सॉल्ट बचेगा। तो जब सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है जब सॉइल में, तो सॉइल कैसी हो जाती है, सैलाइन हो जाती है। और जब सॉइल सैलाइन हो जाती है तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, और जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो इस पर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान देना, जो हमारे इरीगेटेड जोन से इंडिया के, वो सैलाइन होते जा रहे हैं। क्यों, ओवर इरीगेशन की वजह से। और इसमें होता क्या है, जो सॉइल की जो लोअर प्रोफाइल है उसमें से जो सॉल्ट है वो सरफेस पर आ जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, ख़त्म करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एक और बड़ा कारण है जो सॉइल को इनफर्टाइल बना रहे हैं, वो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। आज की डेट में आपने देखा होगा हम ऑर्गेनिक मैन्यूर की जगह पर केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारी सॉइल ख़त्म होती जा रही है। जब तक हम सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ऐड नहीं करते तो सॉइल हमारी हार्ड हो जाती है। ध्यान देना, अगर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैन्यूर मिला रहे हैं, तो सॉइल हमारी देखने को मिलेगी, आपको सॉफ्ट देखने को मिलेगी। और जब उसमें ये चीज़ें ऐड नहीं करते तो सॉइल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है केमिकल्स डालने की वजह से, जिसकी वजह से एक लंबे समय में सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। जिन जिन एरियाज में आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखी 1966-67 में, आपको पता है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पर। उस समय एक स्लोगन दिया गया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो इस समय पर भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, और भारत में बहुत बड़े लेवल पर हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया एग्रीकल्चर में, बहुत बड़े लेवल पर हमने ओवर इरीगेशन की, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या देखने को मिली, हमें कम देखने को मिली है। और सॉइल जो है इन एरियाज में कैसी हो गई है, हार्ड हो गई है। स्पेशली रिवर वैली प्रोजेक्ट और जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज हैं, जो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का जिनको फ़ायदा मिला था, वहाँ पर जो सॉइल है वो कैसी हो चुकी है, ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करने की वजह से हार्ड हो चुकी है। यहाँ पर देखो ये केमिकल्स
डाल रहे हैं वहाँ पर, यूरिया डाल रहे हैं खेतों में, ये डाई है, ठीक है ना। और एक एस्टीमेट के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार, भारत की आधी से ज़्यादा जो ज़मीन है वो किसी न किसी रूप से डिग्रेडेशन का शिकार है, किसी न किसी रूप से उसका क्या हो चुका है, डिग्रेडेशन हो चुका है। और भारत में हर साल, भारत में ध्यान देना, हर साल हम कई मिलियंस ऑफ टन जो सॉइल है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, उनको हम एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन की वजह से क्या करते जा रहे हैं, लूज करते जा रहे हैं, और जिसका हमारा प्रभाव नेशनल प्रोडक्टिविटी पर पड़ रहा है। भारत की जो टोटल एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है, किसकी वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से। अब समय आ गया है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करें, सॉइल को डिग्रेड होने से बचाएं, ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सो बस अब इसको यहीं पर विराम देते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है चैप्टर नंबर 6 सॉइल्स का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो पिछले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। तो सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही मतलब हमारी फसलों के लिए अच्छे नहीं होते। और सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन होगा तो उसके बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, वो हमने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। तो सॉइल इरोजन को बचाना है, सॉइल डिग्रेडेशन को बचाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है सॉइल के कंजर्व करने की, ठीक है। सॉइल को कंजर्व करेंगे तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और साथ के साथ में नेचर को भी इससे फ़ायदा होता है। तो सॉइल कंजर्वेशन की अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको क्या बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन एक ऐसी मेथडोलॉजी है, एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखते हैं। सॉइल इरोजन और एग्जॉस्शन है उसको हम बचाते हैं, सॉइल को इरोड होने से बचाते हैं, सॉइल को ख़त्म होने से बचाते हैं, ठीक है। और जो भी डिग्रेडेड कंडीशन से उसको इम्प्रूव करते हैं। अगर मान लो कहीं पर सॉइल डिग्रेड हो चुकी है, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को रोकना, सॉइल को इम्प्रूव करना, सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, यही क्या है, यही तो है सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो अगर 1-2 नंबर का डेफिनेशन आए तो ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन, इसको आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो भाई सबसे पहली स्टेप क्या है सॉइल कंजर्वेशन में, जो बुक में हमारी बता रखी है कि अगर आप हिली एरियाज में या स्लोप वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर आप खेती कर रहे हो, ओपन लैंड्स पर खेती कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको स्पेशली टेरेस फार्मिंग करनी है, ठीक है। आप मतलब हिली एरिया जो होते हैं ना उस पर ऐसे मतलब टेरेस बनाते चले आते हो, जिससे क्या होता है आपको सॉइल इरोजन रोकने में फ़ायदा होता है, ठीक है। अगर आप सीधे अगर हिली एरियाज में, स्लोपी एरियाज में आप खेती करोगे तो क्या होगा, वहाँ पर जैसे ही बरसात होगी तो मिट्टी बह बह के नीचे आ जाएगी, या फिर मान लो यहाँ पर जैसे ही आप इरीगेट करोगे इसको तो मिट्टी बह बह कर नीचे आ जाएगी। तो ओपन कल्टीवेशन स्लोपी एरियाज में बहुत डिफ़िकल्ट होती है, फार्मिंग करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जनरली ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जहाँ पर स्लोप ग्रेडियंट 15 से 25% होता है तो वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए कि अगर स्लोपी एरिया में, आप ज़्यादा स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे पानी रुकता नहीं, और पानी नहीं रुकेगा तो पानी बहाव तेज होगा, और जिसकी वजह से सॉइल क्या होगी, वहाँ से इरोड हो जाएगी। और आपको पता है वाटर एक एजेंट है किसका, इरोजन का। फिर भी आप अगर ऐसे एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो यहाँ पर टेरेसेस बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए, टेरेसेस बनाने चाहिए, ताकि थोड़ा यहाँ पे सॉइल इरोजन भी रुकता है और पानी भी लंबे समय तक थोड़ा यहाँ पर अवेलेबल रहता है। तो जो हिली एरियाज है वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या करो, ऐसे टेरेस बनाते चले आओ, डायरेक्ट मतलब ज़मीन को थोड़ी सी फ्लैट कर दी, फिर नीचे फ्लैट कर दी, ऐसे करके बनाते चले आओ, और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। और अगर हमें सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्व करना है तो आपको पता है एक प्रॉब्लम हमने देखी थी कि जो ओवर ग्रेजिंग होती है खुले एरियाज में, जो जानवर वानवर चरने चले जाते हैं, घास वास खाने चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, उनके पैरों से छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, या वो भी मतलब उखाड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब वहाँ पे प्लांट ही नहीं रहेंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा। तो ओवर ग्रेजिंग जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। साथ के साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। आपने देखा होगा कई सारे फॉरेस्ट ट्राइबल एरिया जैसे हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट को जला देती हैं और वहाँ पर खेती करती हैं, फिर वहाँ पर जैसे ही फर्टिलिटी कम होती है तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वहाँ पर फिर फॉरेस्ट को बर्न करेंगे, जलाएंगे, फिर खेती करेंगे। तो वो होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और ओवर ग्रेजिंग, ये जो
जहाँ जहाँ पर भी प्रैक्टिस की जाती हैं, तो इनको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। और जो विलेजर्स हैं उनको भी मतलब एजुकेट करना चाहिए कि भाई ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं ना, ये सही नहीं है, इनके गलत प्रभाव पड़ते हैं, तो इनको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, समझाने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पर एक साथ कई सारी टेक्निक्स दे रखी हैं, इनको आपको एक बार देख लो, फिर मैं पिक्स के थ्रू बताऊंगा कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के कुछ उपाय बता रखे हैं यहाँ पे। वो उपाय कौन कौन से हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं? तो कंटूर बंडिंग, कंटूर टेरेसिंग, और रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, ओवर क्रॉप कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, ये ऐसे टेक्निक्स है जिसकी सहायता से हम क्रॉप को कंजर्व कर सकते हैं। ध्यान देना, कंटूर बंडिंग और कंटूर टेरेसिंग ये तो जनरली कहाँ पर की जाती है? हिली एरियाज में। कहाँ पर की जाती है? हिली एरियाज में आपको ऐसे करके कुछ देखने को मिलेगा। कंटूर फार्मिंग करते हैं और क्या करते हैं, ऐसे जो स्लोप वाले एरिया होते हैं वहाँ पर ऐसे ज़मीन को फ्लैट सी कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये वाली है कंटूर बंडिंग, ठीक है ना। कंटूर फार्मिंग भी ऐसे ही है। जैसे मान लो ये खेत है, देखो खेत में क्या दिखा रखा है, ये ऐसे खेती कर रहे हैं, कभी ऐसे खेती कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली ऐसा करते क्यों है? जो पानी का जो बहाव है ना स्लोपी एरियाज में, उस पानी के बहाव को थोड़ा रोक सकें, फास्ट गति से जो पानी बहकर जाता है, जो सॉइल को रोड करता है, उसको रोका जा सके। यहाँ पर भी जो पानी बह के आ रहा है ना, वो रुक रुक के नीचे जाएगा, आराम आराम से जाएगा। तो क्या होगा कि जो आपकी सॉइल इरोजन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूज की जाती है कहाँ पर? हिली एरियाज में। रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, जो फॉरेस्ट्री हम करते हैं, पेड़ पौधे जो लगाते हैं, ताकि अब इसमें रेगुलेटेड में यही है कि बार बार भी मतलब कहीं कहीं अगर आपने पेड़ पौधे लगाए तो उनको फटाफट फटाफट भी ना काटें, तो मतलब थोड़ा टाइम दें, पेड़ों को ग्रो होने में टाइम दें, जिससे नेचर को भी फायदा हो। तो फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लो पेड़ लगा दिए हमने, ये एग्रीकल्चर, यहाँ पे खेती भी कर रहे हैं और यहाँ पे बीच बीच में आपने क्या लगा दिए? पेड़ लगा दिए। तो ये भी एक एग्रो फॉरेस्ट्री का टाइप है, ठीक है। फॉरेस्ट्री भी रेगुलेटेड होनी चाहिए और ग्रेजिंग को कंट्रोल करना चाहिए, जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है उसको भी रोकना चाहिए। और क्रॉप कवरिंग का मतलब जैसे मान लो यहाँ क्रॉप कर रहे हैं, तो यहाँ आपने क्या किया, एक बेल्ट सी ऐसी बना दी जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए। तो इसमें क्या होगा, क्रॉप जो है कवर हो जाएगी। जैसे मान लो इधर से अगर सॉइल इरोजन हो रहा है और इधर से विंड आ रही है, तो विंड को ये क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉप रोटेशन, अलग अलग क्रॉप्स उगाना, यही क्या है? क्रॉप्स रोटेशन है। मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हो आप, एक साथ दो दो तीन तीन क्रॉपिंग कर सकते हो। तो ये सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसकी सहायता से हम सॉइल को क्या कर सकते हैं? इरोड होने से बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये आप खेती कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमने क्या कर दी, एक बेल्ट बना दी, शेल्टर बेल्ट। तो ये क्या करेगी, इधर से आने वाली जो हवा है, हवा को रोकेगी। और हवा को रोकेगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा हवा नहीं आएगी, तो यहाँ पे अब आपको पता है वाटर और एयर, ये दो ही एक ऐसे ज़्यादा बड़े एजेंट है जो क्या करते हैं? सॉइल को इरोड करते हैं। इन दो से बचाना है। तो हवा के लिए तो हमने यहाँ पे जैसे पेड़ लगा दिए। और कई बार आपने देखा होगा गांव में जो खेत होते हैं ना, खेतों में चारों तरफ ऐसे बाउंड्री सी बना देते हैं। वो बाउंड्री भी क्या करती है? वो वाटर से जो इरोजन होता है उससे बचाती है। मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, एक साथ कई सारी फसलें उगा सकते हैं। तो ये देखो, ये बना रखी है, यहाँ पर एक शेल्टर बेल्ट लगा दी है। यहाँ पर आप फसल कर रहे हो, बहुत तेज़ गति से जो हवाएं आ रही हैं, जो मतलब मिट्टी को बहा कर ले जाती हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पर रोक सकते हो। ये वाली चीज़ स्पेशली हम जो एरिड एरियाज हैं और या सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा है एरिड जो एरिया है ना, जो स्पेशली थार डेजर्ट है, तो वहाँ पर तेज़ गति से जब हवाएं चलती है तो जो सैंड के ड्यून्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप मान लो वहाँ पर फार्मिंग कर रहे हो, तो ऐसे करके एक शेल्टर बेल्ट बना दो ट्रीज की, तो वो क्या करेगी? सॉइल इरोजन को रोक सकती है। और गली इरोजन, ये आप पढ़ ही चुके हो पिछले वाले लेक्चर्स में। गली इरोजन क्या होता है? ऐसे करके बहुत बड़े लेवल पर इरोजन होता है और मिट्टी बह कर पानी की वजह से जब बहुत ही ज़्यादा लेवल बरसात होती है, तो मिट्टी ऐसे बहकर चली जाती है और खेत में गलीज डेवलप हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो मिट्टी बहुत बड़े लेवल पर बहकर चली जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या कर दो, कहीं पर डैम सा बना दो या फिर इसको एक बाउंड्री सी बना दो, इसको रोकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रिवेंट गली इरोजन को रोकने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए। और जहाँ पर गली बन रही है वहीं पर उनको क्या कर दो? कंट्रोल कर दो। और फिंगर गलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाई टेरेसिंग, जो टेरेसिंग, जो मतलब थोड़े स्लोपी एरिया है, वहाँ पर क्या कर सकते हो आप? टेरेस बना सकते हो। टेरेस फार्मिंग जो करते हैं वहाँ पर दिखाया था, ऐसे करके स्लोप से जो जहाँ पे थोड़े स्लोप एरिया है वहाँ पर ऐसे बाउंड्री सी बना सकते हो, एक दो ऐसे करके थोड़ा सा, तो पानी रुक के जाएगा और वहाँ पर ज़मीन जो है हल्की हल्की फ्लैट भी कर सकते हैं। तो वो हो गई हमारी टेरेसिंग।
साथ के साथ में जो बड़ी बड़ी गलीज हैं वहाँ पर पानी की वेलोसिटी को कम करने के लिए सीरीज ऑफ चेक डैम्स बनाने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे बहुत तेज़ गति से अगर ये पानी बह के आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या बना दो, छोटा सा एक डैम सा बना दो। किसी एरिया में से ज़्यादा पानी बह के आ रहा है, आसपास के एरिया में भी वो क्या कर रहा है, फसल को ख़राब कर रहा है, सॉइल इरोजन कर रहा है, तो जो पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे क्या कर देने चाहिए, डैम्स बना देने चाहिए। उनको चेक डैम्स बोलते हैं। तो जहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर क्या होता है, बड़ी बड़ी गलीज बन चुकी हैं, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हम चेक डैम्स बना सकते हैं, छोटे छोटे या छोटी छोटी बाउंड्रीज सी बना सकते हैं। वो क्या करेंगे, पानी के फ्लो को ज़्यादा को रोक सकते हैं। हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज। गलीज जहाँ से मतलब ऑरिजिनेट हो रही है वहाँ पर तो आप ज़्यादा ध्यान दो, ताकि गली ज़्यादा एक्सटेंड ही ना करे, ठीक है। और इसके लिए गली प्लगिंग, टेरेसिंग और कवर वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए ताकि मतलब गली इरोजन को रोका जा सके, ठीक है ना। एरिड और सेमी एरिड एरियाज, जो ड्राई प्लेसेस होते हैं या सेमी ड्राई प्लेसेस होते हैं, स्पेशली आपको वेस्टर्न राजस्थान में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए कि जो सैंड ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स का जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, सैंड ड्यून्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको रोको। उनको रोक कैसे सकते हैं, शेल्टर बेल्ट ऑफ ट्रीज और एग्रो फॉरेस्ट्री की सहायता से। देखो शेल्टर बेल्ट में मैंने बता चुका हूँ पहले ही, जो मतलब स्पेशली डेजर्ट एरिया वहाँ पर या आपके एरिड और सेमी एरिड एरिया है, वहाँ पर ऐसे ट्रीज का एक कवर लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हवा है ना, हवा जो विंड इरोजन होता है बहुत तेज गति से, विंड की वजह से जो इरोजन हो रहा है, सैंड ड्यून से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो इससे रुक जाएंगे। साथ के साथ में एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है फसल के साथ साथ आप करो। जैसे मान लो आपने यहाँ पर फसल कर रहे हो तो चारों तरफ आपने पेड़ ही पेड़ लगा दिए, तो ये हो गई एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब एग्रीकल्चर भी कर रहे हो आप, साथ के साथ में फॉरेस्ट को भी प्रमोट कर रहे हो। और ऐसी लैंड जो आपको यूज में नहीं आ रही है, आप जिसमें फसल नहीं उगा सकते, उस लैंड को आप किस में कन्वर्ट कर दो, पास्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो। एटलीस्ट मतलब जिस पर आप फसल नहीं कर पा रहे हो, कम से कम उस पर कुछ ना कुछ वेजिटेशन तो ग्रो होगी, और जिसको मतलब पशु यूज कर सकते हैं चरने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ हम उसको करेंगे जो लैंड आपकी यूज नहीं हो पा रही है, उसको पास्चर लैंड में कन्वर्ट कर दो। स्पेशली ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, अब वहाँ पर खेती करना बड़ा डिफिकल्ट है, तो कम से कम वहाँ पे क्या कर दो, उसको पास्चर लैंड में कन्वर्ट करने का मतलब है उसको चारागाह बना दो, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड टू स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान बाई सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक इंस्टीट्यूट है, और ये स्पेशली एरिड एरियाज में काम करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसके अंडर में है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। ये क्या कर रहा है कि जो एरिड एरियाज है ना, स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान है, आपको पता है वेस्टर्न राजस्थान में थार डेजर्ट है, राजस्थान में क्या है, थार डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो सैंड ड्यून्स है ना, सैंड ड्यून्स को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि सैंड ड्यून्स वहाँ पे क्या है, डिस्प्लेस होते रहते हैं, हवा जैसी चलती है तो सैंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। किसके द्वारा, काजरी के द्वारा। इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, काजरी बोल देते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो जोधपुर राजस्थान में ही है। तो ये बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि इनको रोका जा सके, जिसमें मैंने अभी बताया था आपको कि शेल्टर बेल्ट बना देते हैं, शेल्टर बेल्ट बना के एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे करके कई सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू सॉइल इरोजन को रोका जा रहा है एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड set up by government of India has prepared number of plans for soil conservation in different parts of the country। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। ये क्या कर रहा है, इन्होंने कई सारे प्लान बनाए हैं ताकि देश के अलग अलग भागों में सॉइल को कंजर्व किया जा सके। अब देखो, एक ही प्लान एक जगह पर हर जगह पर काम नहीं करेगा, हर जगह पर मतलब एक ही प्रकार की टेक्निक नहीं लगा सकते, तो जगह जगह के हिसाब से और लैंड के फॉर्म क्या, लैंड फॉर्म्स के आधार पर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में अलग अलग टाइप्स की क्या करती हैं, सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स काम करती हैं। मतलब एक ही जगह पर एक ही प्रकार की टेक्निक यूज कर सकते हैं, हो सकता है वो टेक्निक दूसरी जगह पर काम ना आए। तो ये जो बोर्ड है ना, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, इन्होंने कई सारे प्लान्स बनाए, जगह जगह के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के प्लान बनाए, ठीक है ना, ताकि सॉइल को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। और ये जो प्लान्स है किसके आधार पर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पर हैं, कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड के आधार पर है, लैंड का कन्फिग्रेशन किस टाइप का है, और सोशल बिहेवियर के आधार पर है, लोगों का बिहेवियर कैसा है कि लोग वहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। ये प्लान्स कैसे हैं, फ्रेगमेंटल इन नेचर है। फ्रेगमेंटल मतलब अलग अलग, एक ही प्रकार के प्लान नहीं है, छोटे छोटे प्लान्स में डिवाइडेड है और
सीरीज ऑफ प्लान्स हैं, कई सारी एक्टिविटीज मतलब परफॉर्म की जाती हैं ताकि सॉइल को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके इरोजन से। ठीक है, आज की डेट में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है किस पर, इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग एक बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए। अब इंटीग्रेटेड लैंड यूज का मतलब है लैंड को इस प्रकार से यूज करो कि आपका भी काम चल जाए, नेचर भी कंजर्व रहे और मतलब सॉइल इरोजन भी बचा रहे। तो इस प्रकार से मतलब यूज करो लैंड को, तो वो है इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, तो किसी भी एरिया में जैसे मान लो आप खेती कर रहे हो, खेती करने के साथ साथ आपने क्या किया, वहाँ पर ट्रीज लगा दिए। ट्रीज से क्या होगा, आपकी एक तो सॉइल कंजर्वेशन भी बचेगा, साथ के साथ में आपको एडिशनल इनकम भी आएगी। ठीक है, और वो बड़े हो जाएंगे तो आप उनको कट करके टिम्बर प्रोड्यूस होगी, उसको बेच भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और वही है इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग करो। आप जैसे मान लो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करना भी सही नहीं है, तो बीच बीच में आप क्या करो, मैन्यूर भी ऐड करते रहो खेत में। मैन्यूर ऐड करने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। तो पूरी तरह से किस पर डिपेंड मत हो आप, फर्टिलाइजर्स पर डिपेंड मत हो। तो इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग में कई सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, कई सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पर आप मतलब सॉइल को कंजर्व भी कर सकते हो और अपना एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आ जाएंगी इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग में। इसके साथ साथ आप वाटर कंजर्वेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो लैंड शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, लैंड यूज मैप शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट इन राइट यूजेस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस टाइप्स की लैंड है वो हम देख भी सकें, और सॉइल के टाइप्स भी हमने देख लिए, और लैंड यूज मैप्स भी बनाने चाहिए कि कौन कौन सी लैंड का किस किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो उसका एक मैप होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप की लैंड है और क्या यूज हो रहा है उसका एट प्रेजेंट में। साथ के साथ में एक प्रॉपर यूज होना चाहिए लैंड का, सही तरह से यूज होना चाहिए। और फाइनल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है, देखो अल्टीमेटली किसी भी टाइप कोई भी कंजर्वेशन कर रहे हो, चाहे सॉइल कंजर्वेशन करो या फिर वाटर कंजर्वेशन करो या रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, तो इसमें जो सेंट्रल रोल रहता है ना, वो किसका रहता है, लोगों का रहता है। वो लोग जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग जो उसको यूज कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, सॉइल को हम यूज कौन कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी है, हमें इसमें मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्पेशली हम मतलब जो भी लोग लैंड को यूज कर रहे हैं, स्पेशली अगर सपोज हम फार्मर हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मतलब सॉइल इरोड होने से बचाएं। सिंपल सी बात है, हमारा ही फायदा है, हमारा फायदा है तो फिर सबका फायदा है। तो फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, लैंड कंजर्वेशन की, ये लोगों के ही ऊपर है, जो लोग उसको लैंड को यूज कर रहे हैं उससे फ़ायदे उठा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, पूरा सॉइल वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, नेचुरल डिजास्टर वाला जो चैप्टर दे रखा है उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।